जी जनाब, कल वाली बातें कुछ कुछ याद है? पेस्टल, स्लेप्ट और पेस्ट। स्लेप्ट एनालिसिस में कौन सा वाला एलिमेंट नहीं है? 6 एलिमेंट्स है ना, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, यानी कि इसको इकोलॉजिकल भी बोलते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल और सोशल। ये वाला एनवायरमेंटल नहीं है स्लेप्ट एनालिसिस में। और पेस्ट एनालिसिस में क्या नहीं है? एक तो ये नहीं है, लीगल नहीं है, वो 2 नहीं है। तो इसको पेस्ट एनालिसिस अगर किताब कहे तो आपने 4 डायमेंशंस में बात करनी है, फिर लीगल और पॉलिटिकल को मिक्स कर देना है और इस एनवायरनमेंट को पी जाना है। स्लेप्ट कहें तो उसमें पॉलिटिकल लीगल अलग अलग, लेकिन ये एनवायरनमेंट नहीं। और फिर पूरा पेस्टल एनालिसिस होगा तो उसमें ये सारे। क्या इस एनालिसिस का पर्पस, क्यों करते हैं हम पेस्टल को एनालाइज? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए हमसे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमने एनालाइज करना। ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए हमसे जुड़ी जितनी भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं हमने उसको देखना है, एनवायरनमेंट की जो चीज़ें हमने उसको एनालाइज करना है। क्यों? इसलिए कि वो समहाउ कभी ना कभी किसी न किसी तरह से हमें इम्पेक्ट करेगी। समहाउ कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से इम्पेक्ट करेगी, हमारी प्राइसिंग को इम्पेक्ट करेगी, हमारे डिमांड को, सप्लाई को, हमारी बायर की बिहेवियर को, हमारे कंपेटिटर्स, परसेप्शन, परचेजिंग पावर। समहाउ हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है इन पेस्टल फैक्टर्स के हिसाब से। तो हम इनको खास तौर पे देखते हैं। हम सोशल तक पहुंचे थे और सोशल पे हमने कहा कि अभी पेट नहीं भरा, सोशल पे मज़ीद बात होनी चाहिए। तो सोसाइटी को देखना क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? मेन चीज़ बिजनेस का एग्जिस्ट तब होगा जब वो सोसाइटी से कंपैटिबल होगा। बिजनेस एग्जिस्ट करता है तो वो एग्जिस्ट करता ही इसलिए है कि वो अपनी सोसाइटी से कंपैटिबल होता है। कंपैटिबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऐसी जगह पे जाके ये कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं किसी गांव में जाके जो शहर वालों के लिए कंपैटिबल है, जो शहर वालों के लिए यूज़ कंपैटिबल करते हैं, तो वो वहाँ पे नहीं चलेगा। आप कहना चाह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में अगर जीन्स बेचने की कोशिश करें, शहर में अगर अफगानिस्तान तो बहुत दूर है, अपने किसी गांव में अपने ही किसी गांव की बात कर लेते हैं, अपने किसी गांव में जाके हम एक ऐसी चीज़ बेचें, मिनरल वाटर, सिंपल सी एग्जांपल है, हम मिनरल वाटर। उन्होंने कहा गाँव में जाके मिनरल वाटर बेचेंगे, वो कहेंगे पागल हो गए, पानी को कौन पैसे देता है यार, ट्यूबवेल खोला, ये ठकाठक बेहतरीन ठंडा यख पानी, फ्रेश पानी। कोई ब्रांड की उधर शॉप खोल देंगे, वो कभी भी नहीं लेंगे। वो ब्रांड के जूते वहाँ पे वो कहेंगे 5,000 का जूता लो, जूती पे कौन इतने पैसे खर्चता है? तो ये सोशल जो वो है एलिमेंट्स हैं उनको देखना बड़ा ज़रूरी है कंपैटिबिलिटी के लिए। और उसके अलावा जिनको जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, टारगेट ऑडियंस होती ठीक है, वो इन्हीं में आती है। टारगेट ऑडियंस इन्हीं में आती है, इनको समझना परखना बड़ा ज़रूरी है। क्यों देखना है हमने सोशल एलिमेंट्स को, सोशो कल्चरल एलिमेंट को क्यों देखना है हमने? ये क्यों देखना है कि हमारी पॉपुलेशन में बड़े ज़्यादा हैं या छोटे ज़्यादा हैं? ये क्यों देखना है कि मर्द ज़्यादा हैं या औरतें ज़्यादा हैं? ये क्यों देखना है कि फैमिली के लाइफस्टाइल्स क्या हैं? ये क्यों देखना है कि लोगों के बाइंग पैटर्न्स क्या हैं? क्यों? हमने प्रोडक्ट सेल करनी है। हम अगर इसको सही से समझ जाएंगे तो हम स्ट्रेटिफाई कर सकेंगे अपनी पॉपुलेशन को कि ये बड़े हैं, ये छोटे। जे डॉट पुराना नाम होता था जे, जुनैद जमशेद, ये बनाते थे बहुत ही डिसेंट मर्दों के कुर्ते। द ओरिजिनली जब ये ब्रांड आया तो दैट वाज अ मेंस वेयर और मेन इनकी प्रोडक्ट होती थी, ये कुर्ता शलवार बनाते थे मर्दों के लिए, बहुत डिसेंट, बड़े एलिगेंट, लोग लिया करते थे। इन्होंने देखा बाकी ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने देखा पाकिस्तान में क्या मामला है, इन्होंने देखा कि मर्द जो है वो अपनी शॉपिंग करने के लिए काफ़ी रिसर्च करेगा और सस्ती जगह से लेगा, क्वालिटी को थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर जाएगा लेकिन पैसे के ऊपर लड़ेगा। ख़वातीन ऐसा नहीं करेंगी, वो कहेंगे अच्छी क्वालिटी, पैसा तो किसी और ने भरना है, या पैसा जो है वो उनको उस तरह से कई दफ़ा रेजोनेट होता भी नज़र नहीं आ रहा होता। तो जुनैद जमशेद जब तक खाली मर्दों के कुर्ते बेचते रहे तब तक उन्हें लगा कि उनका बिज़नेस मॉडल ठीक नहीं है, और फिर उन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन की ड्रेसिंग, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की ड्रेसिंग करनी शुरू कर दी, फिर परफ्यूम्स ले आए, फिर और चीज़ें ले आई। कुछ अर्से पहले जब जे डॉट मेरा चक्कर लगा, नया नाम जे डॉट उसका, तो कहीं किनारे पे कहीं शर्मिंदा से कुछ मर्दों के कपड़े लटके हुए थे और औरतों, बच्चों, परफ्यूम, ये वो एसेसरीज़ में जनाब वो भरा हुआ था। अच्छा, मर्दों के पोर्शन में भी जाके मुझे कोई भी कुर्ता, वो जो डिसेंसी वाली फ़ील होती थी, जे डॉट का एक वो होता था कि ये सोफिस्टिकेटेड, बड़े मैच्योर, बड़े अच्छे वो होंगे, खट्टे रंगों के कुर्ते, सिलते बड़ी होती है, वो लटकाए होते हैं उन्होंने, और रेट भी दूसरे सेक्टर के नहीं, तो बहुत डाउन होंगे ऐसे ही। अब वो जनाब ऑरेंज कलर के, फिरोज़ी कलर के, खट्टे जामनी किस्म के रंग के, मतलब बंदा कहे कि यार ये मतलब मर्दों के पहनने के कुर्ते हैं ये।
तो वो सारा उन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सही किया। मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं उदास हुआ, लेकिन मैं शायद 5% हूँ जो डिसेंट कुर्ते पहनना चाह रहा था, और 95% लोगों को जैसे उछलू कूदू किस्म के कुर्ते चाहिए थे, जैसा मस्तियाँ उस पर लाइनें लगी हुई हों और वो बारात में भी पहन लें और मेहंदी पे भी पहन लें और कहीं पे भी पहन लें, वो उस तरह के। और दूसरा, औरतों ने बार्गेन नहीं करनी ज़्यादा, बच्चों के कपड़ों पे कोई बार्गेन नहीं करेगा। वालदैन का अपना दिल वो हो जाता है, उन्हें पता है कि वो इतनी छोटी सी पैंट होती है वो महंगी होती है और अपनी पैंट सस्ती होती है। बंदा कहता है यार इतनी बड़ी पैंट, इतना कपड़ा लगा होगा, इतना सारा कुछ है, वो सस्ती, और इतनी छोटी सी बच्चे की पैंट है वो जी वो महंगी। तो वालदैन खर्च करते हैं बच्चों के लिए। ये हमारी सोसाइटी है, इसको समझना ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि ख़र्चा कौन करता है, ये समझना ज़रूरी है कि डिसीजन कौन लेता है। मर्द और औरत अगर इकट्ठे शॉपिंग करने निकले हैं तो उन्हें लेना जनानी तो पूछ के ही है, ठीक है, वो उसकी अपनी चॉइस कोई नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकेगा वहाँ पे। अगर वो इकट्ठे शॉपिंग के लिए निकले तो जो औरत ने कह देना वो उसको ले लेना है, वो औरत ने साबित कर देना है कि इस जैसी कोई चीज़ नहीं है, और वो ठीक है, और वो मान जाएगा, ज़बरदस्ती मान जाएगा। तो अगर ये हमारे सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं कि हमारे यहाँ जो है वो मर्द किस तरह से शॉपिंग करते हैं, औरतें किस तरह से शॉपिंग करती हैं, किस कपड़े में कितना मार्जिन है, कौन क्वालिटी पे बहस करता है, कौन प्राइस पे बहस करता है, तो बिजनेस एक खूबसूरत डिसेंट रेंज बना सकता है अलग अलग चीज़ों की। तो ये समझना ज़रूरी है कि आपकी सोसाइटी क्या है, वहाँ के लोग सोचते क्या हैं। मेरी एज के लोग, हम लोग बचपन में देखते थे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, बड़े फेमस हमारे ज़माने के कैरेक्टर होते थे। अब आज के दौर के जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उन्होंने देखा ये कि सिनेमा का टिकट महंगा होता है, स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन मेरी एज के लोगों के पास वाहिद एंटरटेनमेंट है सिनेमा। मतलब मेरी एज के लोग या खाएंगे या फिल्म देखेंगे, और कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। मेरे से नीचे की एज के लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरे से बड़ी एज वालों के लिए और कम हो जाएंगे। तो मेरी एज वालों के पास जो ऑप्शन है वो गिनती के एक दो ही हैं। मज़े की बात है कि पाकिस्तान में मेरी एज के लोग आधे हैं तकरीबन। मैं एक अच्छी टारगेट पॉपुलेशन हूँ। क्यों? हमसे पिछले ज़माने में बर्थ रेट ज़्यादा होता था, डेथ रेट कम होता था। हमसे अगले ज़माने में बर्थ रेट कम हुआ, डेथ रेट बढ़ गया। अब पर फैमिली 2 बच्चे होते हैं, 1 बच्चा होता है, बहुत बड़ी तादाद हो तो 3 बच्चे। और हमसे पिछले 11 बच्चे, 10 बच्चे, 8 बच्चे, ये चीज़। तो ये जो पुरानी नस्ल है तादाद में बहुत ज़्यादा है, और जो नई नस्ल है तादाद में बहुत कम है। जो नई नस्ल है उसके पास पैसे भी नहीं है, पुरानी नस्ल के पास पैसे भी ज़्यादा हैं। तो उन्होंने ये समझ लिया कि जो बाइंग हो रही है वो 70 to 80% बाइंग कर रहे हैं मेरी एज के लोग। तो पाकिस्तान में स्पाइडरमैन लगेगी, सुपर डुपर हिट जाएगी, बैटमैन चलेगी, मेरे ज़माने के सारे कैरेक्टर्स वापस आ गए, मेरे ज़माने के फिल्मों के कैरेक्टर। मतलब आज भी किसी मूवी में मेरे ज़माने के, मतलब अगर शाहरुख खान आज भी मूवीज़ कर रहा है, ये मेरे ज़माने का हीरो है, सलमान खान मेरे ज़माने का हीरो है, आमिर खान मेरे ज़माने का हीरो है। तो अगर मेरे ज़माने के 3 हीरोज़ आज भी टॉप के 3 हीरोज़ हैं, तो इसका मतलब है कि उस इंडस्ट्री की पॉपुलेशन जो देखने वाली है वो शायद मेरी एज के लोग ज़्यादा हैं। तो उन्होंने ये चीज़ समझ ली कि जो लोग, जिनके पास पैसा है, जिन्होंने खर्चना है, हमने उनको टारगेट करना है। तो ये नए बच्चों को नहीं टारगेट कर रहे। और क्यों टारगेट करें? उनको इजाज़त नहीं मिलनी फिल्म देखने की, मेरी एज के लोगों को किसी ने मना ही नहीं करना। और पैसे इतने होंगे कि हम कहेंगे 2000 की टिकट है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, ऐसा क्या है, एक ही चीज़ पे तो खर्चा करते हैं। तो फिल्म देखना या इस तरह से करके अगर कोई निकलेगा तो खाना और फिल्म, तो रेस्टोरेंट्स ने और फिल्म सेक्टर ने बड़ा ग्रो किया, और ये जहन में रख के ग्रो किया कि उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो अधेड़ उम्र लोग हैं। 30 से 40 के दरमियान या 30 से 45 के दरमियान के लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। पाए तो बच्चे भी बहुत जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो कस्टमर तो वो है ना जो ख़रीद भी सकता हो। ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, पूरी दुनिया के साथ ये मसला हो गया। दुनिया में पहले बर्थ रेट ज़्यादा होता था, डेथ रेट कम होता था, आहिस्ता आहिस्ता अनहाइजीनिक कंडीशन और उन सारी चीज़ों की वजह से सब कुछ हो गया है। इसको हम कहते हैं एजिंग पॉपुलेशन। ये दुनिया का बड़ा कंसर्न है, एक बम है जो फटेगा। अचानक से पता लगेगा कि ऊपर के सारे लोग रिटायर हो गए और नीचे बच्चे बड़े कम हैं। पॉपुलेशन का 20% पॉपुलेशन की रिमेनिंग 80% को भर रहा होगा, और ये आसान बात नहीं होगी। तो बिजनेसेस इसको देखते हैं। तो आज के दौर में अगर मैं, चलो इंडियन मूवी इंडस्ट्री हम कह सकते हैं कि शायद मतलब ट्रेंड डिफरेंट हो, पाकिस्तान में वही पुराने नाम चल रहे हैं। ड्रामों में हुमायूं सईद अभी तक आ रहा है,
वो बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग में वो जो साहब थे, जो हीरो था, कितना पुराना ड्रामा है वो, अभी तक जनाब ऐसे वो शेव करके बिल्कुल फ्रेश हीरो बन के आ रहा होता है। उस ज़माने की ख़वातीन आज तक हीरोइन है। वो मैं हूँ शायद आफरीदी मूवी में वो खातून जो नानी बनी हुई है इस वक्त, वो हीरोइन के तौर पे आई हैं और अवाम देख रही है। इसका मतलब है कि अवाम को उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने देखा है कि किसकी बाइंग पैटर्न ज़्यादा है। तो पूरी दुनिया के अंदर ये मामला है कि एक ख़ास दौर का फैशन ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में भी पुराने लोगों से हिट हो रहा है मामला, दुनिया की इंडस्ट्री में भी ऐसा हो रहा है। अच्छा, फिर अंग्रेज़ डिफरेंट बिहेव करते होंगे, वो एक्सपेंडेबल वाले सारे बाबे, सब वही पुराने ज़माने के अपने अपने मशहूर हीरोज़, वो आते हैं, फिल्म कंफर्म चलती है। कोई नया बंदा है, बहुत ही फिल्म में जान होनी चाहिए, डायरेक्टर में जान होनी चाहिए, स्क्रिप्ट में जान होनी चाहिए, लाखों करोड़ों रुपया लगाया हो तब जाके जो है वो फिल्म चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी। अच्छा, मेरे ज़माने के करेक्टर्स ले आएंगे, फिल्म चल पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया का मसला है। पूरी दुनिया में एक ख़ास लेवल की पॉपुलेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आबादी में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं, हमारी एज के लोग आबादी में सबसे ज़्यादा है, और ये पैसे वाले भी हैं, ये बाइंग भी करते हैं। तो दिस इज़ सोशो कल्चरल फैक्टर। आप देखो आपकी सोसाइटी में ट्रेंड क्या, आपकी सोसाइटी में खर्च कौन कर रहा है, बाइंग पावर किसके पास ज़्यादा है। पता है इसमें एक और वजह भी है, नई नस्ल उतनी मेहनती नहीं है, नए हीरोज़ उतनी मेहनत नहीं कर रहे। चलो ये तो फिल्म इंडस्ट्री है ना, आज से 10 साल पहले टॉप 10 टीचर्स कौन थे और आज टॉप 10 टीचर्स कौन है? एक आध नया इजाफा मिलेगा आपको। 10 साल पहले भी जो किसी सब्जेक्ट में बड़ा नाम था, सीए के अंदर भी, आज भी वही बड़ा नाम है। तो नए लोग या मेहनत नहीं कर रहे या पुराने वाले बहुत ही जुनूनी आदमी थे। तो ये समझना ज़रूरी है कि आप किसको बेच रहे हैं और क्या बेच रहे हैं। वो लोग सोचते क्या हैं, क्या शीशा हमारे कल्चर में चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, क्या फ़लाना चीज़ ऐसे होनी चाहिए या नहीं, क्या ये मार्केटिंग ऐड चलने वाला है या नहीं है, क्या ये चीज़ बिक सकती है नहीं बिक सकती, क्या एक महंगी चीज़ जो है वो चल जाएगी, क्या पाकिस्तान में पानी की बोतल लोग ख़रीदेंगे। एक ज़माना था, नेस्ले ने आइडिया दिया, सारे मजाक उड़ाते थे इसका कि पागल हो गए, पाकिस्तान में पानी बेचेंगे। और अब इतना पानी टैप वाटर नहीं पिया जाता जितना नेस्ले का पानी पिया जाता है। बड़े शहर में तो लत लगी हुई है, अपने अपने प्लांट लगा लिए हैं, और मिनरल भी नहीं होता, पानी पकड़ा, फ़िल्टर किया और चेप दिया। तो मैंने खुद देखा नेस्ले वालों को ना, एक दफ़ा मैं घर जा रहा था रात का टाइम, तो 1:30-2 बजे का टाइम, उनकी गाड़ी आई है नेस्ले वालों की, बाहर जो नलका नहीं लगा हुआ था गैराज में बाहर घर का, उधर से वो पानी की बोतलें भरते। तो अब अगेन उसके पीछे मतलब गुमान कर लेते हैं कि बहुत सारे और मामलात हो सकते हैं। हो सकता है वो नेस्ले वालों ने की गाड़ी में उनकी कुछ पुरानी बोतलें पड़ी हुई हों, जिससे नेस्ले के कुछ एम्प्लॉयज़ अपने घर पानी लेके जा रहे हो, मतलब गुमान कर लेते हैं। लेट्स चलें, कहने का मतलब है कि गुमान इस वक्त इस तरह से कर लेते हैं, मतलब कुछ भी कहीं भी हो सकता है, बट सोशो कल्चरल फैक्टर इज़ द इम्पोर्टेंट गेम। मैं अगर कोई बिज़नेस शुरू करूँ, मैं समझूँ ही ना कि मेरी पॉपुलेशन कौन है, उसके जज्बात क्या हैं, वो सोचते कैसे हैं। मैं एक ऐसी प्रोडक्ट दूँ जो कि रिलीजियसली ऑफेंसिव हो, एक ऐसी प्रोडक्ट दूँ लोगों के मजहबी समाजी जज्बात को मजरू कर जाए, मैं ऐसी बात करूँ जो कि पाकिस्तान में इतनी पसंद नहीं की जाए, तो मुझे समझना होगा। सोना एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चोरी होता है, लेकिन फिर भी फैमिलियों में दिमाग में होता है कि शादी में सोना लाजमी चढ़ाया जाएगा। ये लफ्ज़ इतना अजीब सा है, सोना चढ़ाया है, ऐसे जैसे कोई बैल है जिसके ऊपर जो है वो मतलब सोना चढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कोई बुत है जिसको सोना चढ़ा रहे हैं कि जी उन्होंने इतना सोना चढ़ाया, हमने इतना सोना चढ़ाया। लेकिन कल्चर में है तो मुझे सोने का बिज़नेस कर लेना चाहिए। जब मुझे पता है कि ऐसे पागल लोग मौजूद हैं कि सोना 2 लाख रुपए का भी होगा, उन्होंने फिर भी शादियों में सोना इस्तेमाल करना है। हालांकि चोरी हो सकता है, हालांकि घर में रखना ख़तरनाक है, लेकिन कल्चर में है तो फिर मुझे बेचना चाहिए। लेकिन अब लोगों में ट्रेंड भी चेंज हो रहा है ना, सोने का, वो ज्वेलरी की बजाय बिस्किट्स में ज़्यादा। अब वो यही है कि उन्हें समझ आ गया कि ज्वेलरी जो है वो पहनना ख़तरनाक है, तो और सोना रखना भी होता है सेफ्टी के लिए, तो वो बिस्किट ले गए और उसको संभाल के अपने पास रख लेते हैं, ना उसे पहनते हैं ना कुछ और। फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी आ गई। जब लोगों की ये नीड समझी किसी ने, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी सोने के करीब करीब के रेटों पे पहुंच गई। पता लगता है आर्टिफिशियल हार है 30,000 का, तो कहते हैं आर्टिफिशियल है तो 30,000 किस बात का।
इवन ये टेसोरो पे आप चले गए तो ये टेसोरो, वो यस, वो तो छोटी सी अंगूठी 10-10 हज़ार की होती है आर्टिफिशियल। ऐसी है। तो ये सब समझना ज़रूरी है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। हमें समझना ज़रूरी था कि हमारी पॉपुलेशन कौन है। CA फाइनल के लोग, ये कौन लोग हैं जो फिज़िकल नहीं आना चाहते, ये कौन लोग हैं जो ऑनलाइन क्लास से बहुत हैप्पी हैं। तो हमें नहीं फिज़िकल डिसीजन लेना चाहिए था, ठीक है। कारोबारी हिसाब से देखें तो ये गलत डिसीजन था, लेकिन अगर हम इसको नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे के तौर पे कंसिडर करें, उसमें जज्बात ऐड कर दें तो ठीक है, हमने एक डिसीजन लिया। अदरवाइज़ वी मस्ट नो, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारी पॉपुलेशन क्या चाहती है। कॉलेजेस नहीं समझते कि बच्चे ऑनलाइन क्लास पसंद कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता डूब जाते हैं। जो खाली फिज़िकल थे वो ख़त्म हो गए। अब हर कॉलेज को फिज़िकल के साथ अपना ऑनलाइन वर्जन चलाना पड़ता है। फिज़िकल क्लास को कैमरे पे रिकॉर्ड करके बाद वाले बच्चों को दिखाते हैं कि क्लास में ये हुआ था, और वो खुश हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। वो घर बैठ के देख लेंगे, वो टीचर को 1.5 पे चलाएंगे और लाजमी चलाएंगे। उनको होगा ये पागल हैं जो क्लास में बैठे हुए हैं, जो टीचर को 1 की रफ्तार पे बर्दाश्त कर रहे हैं। टीचर ज़ाहिर है जब वो उस इन्वायरमेंट में नहीं, अपने घर के इन्वायरमेंट में बैठे हुए एक स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक 1D में टीचर को देख रहे हैं, तो उनको टीचर को भगाना है। उनको वो क्लास वाला ऑरा ही नहीं है, उनको वो आवाज़ का ऊंच नीच, वो सारा ठहराव, वो हर बंदे का क्लास में अटेंटिव होकर टीचर को देखना, टीचर का किसी बच्चे की तरफ इशारा करके पूछना जी आप बताएं, वो फील नहीं मिली। लेकिन अगेन मैं ये मानूंगा कि फ़िज़िकल क्लास क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन जब मेरी पॉपुलेशन ये मानती है कि उनके पास टाइम नहीं है, तो फिर मुझे बीइंग अ बिज़नेस सोचना चाहिए कि मेरे जज्बात अपनी जगह, बट बिज़नेस सेंस ये कहती है कि मुझे ऑनलाइन करना चाहिए। तो फिर मैं ऑनलाइन रिकॉर्ड भी करूँगा और बाद वालों को वो ऑनलाइन दिखेगा भी। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि लोगों का एटीट्यूड क्या है, लोग क्या करते हैं, किस तरह से काम को लेके क्या एटीट्यूड है। अब जब ये पता लग गया कि लोग सुस्त हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियाँ हैं, अभी हल्की हल्की सी सर्दियाँ आई हैं और हल्का हल्का सा पंखा चल रहा है और आप बिस्तर में दबक के लेटे हुए हैं। एक टाइम आता है आपका दिल करता है पंखा बंद किया जाए, लेकिन आप बिस्तर के अंदर हैं, पंखे का सॉकेट वो दूर नज़र आ रहा है, उस वक्त कोई 2 किलोमीटर के फासले पर नज़र आ रहा होता है। उस टाइम पे मुझे कोई ऐसा रिमोट दे दे कि मैं ये ऐसे उठाऊँ और बंद कर दूँ पंखा, ओए होए होए, मैं उस बंदे को 2000 रुपये इजाफी दे दूँगा। कंफर्ट समझ आ गई ना उन्हें, सुस्ती मारे हैं लोग, लेटे रहेंगे, पड़े रहेंगे। उनको जनाब बेडरूम के अंदर 60-60 इंच की LED चाहिए, AC रिमोट से ही चलता है। लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगा, जाके घर पहुँचूँगा, गर्मी हुई भी होगी, फिर AC चलाऊँगा, फिर पसीने में बैठा रहूँगा, फिर जाके वो चलेगा। तो वाईफाई मेरे घर के नेटवर्क से कनेक्ट हुआ होगा, मैं यहाँ से निकलते हुए उसको जो है अपने मोबाइल से ऐप से करके उसे ऑन करूँगा, मैं पहुँचूँ तो मुझे ठंडा कमरा मिले। ये कंफर्ट अगर मुझे पसंद है तो मेरे से पैसे लेंगे इस चीज़ के। मुझे मेरा सादा बिजली का सॉकेट रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करके मुझे 8000 चार्ज करेंगे और शायद मैं दे दूँगा कि मुझे कंफर्ट पसंद है। मुझे घर बैठे बैठे होम डिलीवरी दे दें ऑनलाइन और मुझे 300 रुपये डिलीवरी चार्जेस भी ले लेंगे, मैं पे कर दूँगा, क्योंकि मैं कंफर्ट पसंद कर रहा हूँ। मेरे घर से 1.5 मिनट की वॉक पे चीज़ियस है और मैं उसे ऑनलाइन मंगवाता हूँ। रात मूवी देखते हुए, टीवी देखते हुए 1:30 बजे 2 बजे के करीब अगर अचानक से हल्की सी भूख लगी तो उनकी चीज़ स्टिक्स, और उनका राइडर हर दफ़ा बड़ी हैरानगी से मुझे देखता है कि यार ये पागल हैं ये लोग, मतलब ये इतना सा फासला, मतलब ये जा सकते थे और मंगवा सकते थे। चलो वो फिर भी फासला थोड़ा सा ऐसा है कि ज़रा वॉक लंबी है। ये पिछले हमारी बिल्डिंग थी स्कैन CA फाइनल की, उस बिल्डिंग के साथ सड़क और सड़क की दूसरी तरफ सेकंड कप कॉफ़ी, बिल्कुल साथ ही। तो वहाँ पे मैंने एक दफ़ा अपने टीम मेंबर से कहा कि यार आज कॉफ़ी पीते हैं, तो कॉफ़ी ले आओ। तो उन्होंने कहा कॉफ़ी तो वो पेट्रोल पंप पे इतने की मिलती है हल्की। मैंने कहा नहीं, अच्छी वाली कॉफ़ी, ये सेकंड कप से पीते हैं। ये क्या कि मैं चला गया। जब वापस आया तो भाई साहब वो फ़ोन पे ऑर्डर डिलीवर कर रहे थे कि सेकंड कप कॉफ़ी से जो है वो हमें कॉफ़ी डिलीवर हो। तो उधर मैं तड़प गया, मैंने कहा भाई को खुदा का खौफ करो, मतलब ये इसमें कौन सा ऑर्डर डिलीवर करवाना है कि फूड पांडा जो है वो आएगा और वो साथ वाली उससे जो है ना। चलो रात का वक्त है, 1:30 बजे का टाइम है, 2 बजे का टाइम है, उस टाइम पे बंदा इतना
कैजुअल वो होता है या नहीं चाहता कि उस टाइम पे निकले, वो जो मूवी चल रही है उसको छोड़े, वो कंफर्ट छोड़ के बंदा ट्रैवल करके जाए, फिर रुक के इंतज़ार करे, फिर वापस आए, तो चलो समझ आती है। लेकिन पॉइंट इज़ कि लोग जब कंफर्ट पसंद करते हैं तो बिजनेस उनको कंफर्ट देंगे, उनके एसी में हीटर भी डाल देंगे, उनका एसी 30,000 महंगा कर देंगे और लोग वो 30,000 महंगा एसी लेंगे क्योंकि उसमें हीटर भी है, पता नहीं चलाए या ना चलाए लेकिन हीटर है ज़रूर उसमें। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट कि लोगों की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनके लाइफस्टाइल क्या है, उनके पैटर्न क्या है, वो क्या सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। बिजनेस अगर इसको नहीं समझेगा ना तबाह हो जाएगा। वही बात है कि नोकिया वाली एग्जांपल टेक्नोलॉजी की भी थी और सोशल भी थी। लोग सुस्त हो गए थे, लोग मोबाइल को कंप्यूटर के तौर पर इस्तेमाल करके बहुत हैप्पी हैं। एक्सेल लोग मोबाइल पे कर रहे होते हैं और कर लेते हैं, वो इजी हैं, वो मतलब गेम्स खेल लेते हैं, बड़ी हैवी गेम्स खेल लेते हैं। अब ये पबजी वगैरह के जो यूज़र हैं वो बड़ा अच्छा खासा उसमें ग्राफिक्स, बड़ी सारी इन्वॉल्वमेंट ऑनलाइन वो है, और वो इतनी सी स्क्रीन पे उसी भी आदत पे तो अपनी अंगूठे आए हुए होते हैं, वो खेल रहे होते हैं। दे आर वेरी हैप्पी। उनको नहीं एक एक्सबॉक्स को बाकायदा जाके लगाएं, तार लगाएं, टीवी सजाएं, ऐसे करें, बैठें अकीदत और एहतराम से और पूरा उसके सामने बैठ के एक माहौल बना के खेलें, वो नहीं खेलना उन्होंने। मर गया एक्सबॉक्स, प्रीमियम चीज़, 8-8, 10-10, 12-12, 20-20 GB की गेम, बेहतरीन गेम, ऑनलाइन खेलें, कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं, हाई क्वालिटी नहीं चाहिए लोगों को। उनको अपने बिस्तर में लेटे लेटे मोबाइल पे गेम खेलनी है। एक्सबॉक्स को मोबाइल पे अपने आप को देना पड़ गया। एक्सबॉक्स ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट आ गया और वो मतलब विंडोज़ के स्टोर के साथ सिंक हो गया। कंफर्ट। तो इसमें बाइक कैपेसिटी वाला पॉइंट भी है ना कि आपकी जनरेशन जो है वो बाइक कैपेसिटी नहीं है जो पहले जो पिछली जनरेशन ऐसे मोबाइल अफोर्डेबल हैं, कंसोल अफोर्डेबल नहीं है, महंगी हो गई। हाँ, अब चक्कर यही है ना कि डिपेंड करता है कि लोग उसको कैसे देख रहे हैं। सैमसंग के हाई क्वालिटी हाई लेवल के जो फ़ोन्स हैं वो 3.5-4 लाख के हैं। आईफोन 5 लाख क्रॉस कर चुका है इस रीसेंट, उसके बाद लोग वो ले लेंगे। एक्सबॉक्स 40,000 का आता है, वो नहीं लेंगे। 40 छोड़ें, इचरा से आपको 11,000 का मिल जाता है यूज्ड, बेहतरीन, उसको कुछ नहीं होता, 20-25 साल चलने वाली चीज़ है। 100 रुपये की गेम मिल जाती है इचरा से, अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड हो तो एक्सबॉक्स सस्ता है, 700 में रजिस्टर्ड गेम मिल जाती है। लेकिन कंफर्ट नहीं है ना, उसको ख़रीदना होगा, उसको अलग से टीवी के साथ लगाना होगा, फिर उसके सामने बैठना होगा, फिर उस तरह से। ये जो मोबाइल में कंफर्ट है ना कि इस मोबाइल में सब कुछ है, ईमेल्स भी हैं, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, सारी चैटिंग है, सब कुछ है, तो ये कंफर्ट जो है वो गेम बड़ी मज़ेदार कर देती है। तो लोगों को कंफर्ट की तरफ लेके गए। लैपटॉप बड़ी मजबूत मशीन होती थी, लैपटॉप को शिफ्ट करवाया टैब से, फिर टैब पे लोगों को आदत पड़ी तो अब टैब पे काम करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसी टैब को हाइब्रिड बना दिया। लैपटॉप 40,000 का था, टैब कर दिया 80,000 का, और हाइब्रिड डिवाइस कर दी 2.25 लाख की। अभी इस वक्त जो सरफेस मैं ऑनलाइन क्लास के लिए यूज़ करता हूँ वो 2 लाख रुपए की डिवाइस है। सरफेस 4 2 लाख को क्रॉस कर चुकी है, 7 तो बहुत आगे चली गई है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सोशो कल्चरल फैक्टर्स, कि उन्होंने समझा है और उसके हिसाब से चले हैं। इसमें 2 बातें हैं, पुल और पुश। पुल ये है कि लोगों ने आके कहा कि हमें ये चीज़ चाहिए। पुश ये है कि इन्होंने लोगों का माइंड बनाया कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए, तुम्हें मोबाइल में कैमरा चाहिए और तुम्हें मोबाइल में अच्छा वाला कैमरा चाहिए, तो फंसते चले गए सब के सब। ये सारी बातें चैप्टर 3 में रिपीट होंगी, बड़ा मज़ेदार सा वो है। तो ओवरऑल ये पेस्ट एनालिसिस हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है अपनी इन्वायरमेंट को समझने में और एक अच्छा ऐसा बिजनेस बनने में जो कि सस्टेनेबल है, जो कमर्शियली ज़िंदा रहेगा, क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंट को समझता है, वो लॉस को फॉलो करता है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यानी सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर सबसे बड़ी गेम है, क्योंकि असल में आपने जैसे इंसान को चीज़ बेचनी है, ये वो है। लॉज एंड रेगुलेशन में लोग डंडी मार जाते हैं, पॉलिटिक्स कैसी भी चल रही हो, बिजनेस तो चल ही रहा होता है ना। मुल्क पे बहुत बुरे हालात भी हों तो बिजनेसमैन ने रुकना थोड़ी है, उसने कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेनी है। लेकिन जिन कंज्यूमर को वो टारगेट कर रहे हैं ना, वो सही से ना पकड़े गए तो गेम ओवर है। आप पुरानी टेक्नोलॉजी पे ही रहते रहें और आप मार्केट के उस यूज़र को आइडेंटिफाई कर लें जो पुरानी टेक्नोलॉजी को पसंद कर रहा है, चल जाएंगे। आप मत जाएं ऑनलाइन क्लास की तरफ, आप ढूंढें मार्केट में ऐसे कितने लोग हैं जो फिजिकल क्लास बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं। आपको 25% भी तबका मिल जाए तो आप उस 25% के किंग बन जाए। 75% में सब लड़ रहे हैं, आप अकेले उस 25% को टारगेट कर रहे हैं जो सिर्फ फिजिकल पढ़ना चाहते हैं। प्रीमियम फीस लें,
तो फिर सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप क्लासेस बना देते हैं कि ये इसकी ये नीड है, इसकी ये नीड है। तो ये फैक्टर सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इंसान, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें ना एक ख़ास लिमिट तक है इनकी। एक इंसान का दिमाग जो है ना, ये एक अनलिमिटेड चीज़ है। बाहर का बिहेवियर कैसा है, बाहर का पैटर्न कैसा है। एक साहब ने एक केस स्टडी में पढ़ा था, बड़ी मज़ेदार। उसने अपनी शराब की दुकान में पैम्पर रखने शुरू कर दिया और उसकी शराब की सेल 3 गुना हो गई। शराब की दुकान पे पैम्पर रखने शुरू कर दिए। सोचें, मतलब दिमाग आउट हो जाता है। और उसकी कोई लिंक नहीं आपस में, उसकी शराब की सेल 3 गुना हो गई। क्यों? क्योंकि लोग रात में घर से निकल के बाहर जाके शराब पीते थे। घर में अपने घर वालों के सामने कितना शराब पी लेंगे, मतलब एक अंग्रेज़ी एग्जांपल थी, वो यूके वगैरह का वो था। तो उनको बाहर निकलने के लिए एक बहाना चाहिए, और रात के वक्त बाहर निकलने का जो अर्जेंट तरीन बहाना हो सकता है वो पैम्पर है। ख़वातीन का सेफ्टी स्टॉक होता है 0। वो रात 12:35 पे आपको बताएंगी कि ये पैम्पर इस वक्त बच्चे ने पहना है, ये आखिरी था, गेम ओवर। इससे आगे कुछ हुआ आपके ज़िम्मे। ये शादीशुदा हज़रात जो होंगे, ठीक है, वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। मैं ऑन सेफर साइड अपनी गाड़ी में एक एक्स्ट्रा पैम्पर का सेट हर वक्त डाल के रखता हूँ, इस रिस्क को कवर करने के लिए कि कभी भी अचानक से, मतलब मैं लेटा हुआ हूँ सुकून से टीवी देख रहा हूँ और अचानक से मुझे बताया जाए कि पैम्पर लेके आने हैं। तो हर जगह की ख़वातीन एक जैसी होती हैं, हर जगह का कल्चर इसी तरह से होता है। बहुत ज़्यादा लोग, बहुत घर की चीज़ों में लोग कैजुअल होते हैं, वो बिज़नेस रैशनल होते हैं ना, वो तो हर चीज़ को कैलकुलेट, लीड टाइम, फलाना ये वो। घरों में इतना कौन सोचता है। तो द ईजीएस्ट बहाना जो रात बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए, मैं पैम्पर लेने जा रहा हूँ। तो और पैम्पर कहाँ मिलता है? शराब की दुकान पे। तो फिर मर्द चाहते थे कि ख़वातीन रात में उन्हें बताएं कि पैम्पर ख़त्म हो गए। किसी और बहाने से निकलेंगे तो वो फ़ौरन से जब वापस आएगा तो बीवी सूंघेगी कि हाँ भाई ये शराब की स्मेल तो नहीं आ रही, फलाना, इस तरह से। और जब ये होगा कि बीवी ने खुद पैम्पर लेने भेजा था और टाइम का हिसाब लगाया होगा कि पैम्पर की दुकान फलाना जगह तक है, वहाँ से आने जाने में इतना टाइम लगेगा, गया, एक आध जाम लगाया और वापस आ गया। तो भाई साहब ने पैम्पर रखे दुकान पर शराब की, और शराब की सेल 3 गुना हो गई। दिस इज़ मतलब हाइट ऑफ एंटिसिपेटिंग के किस वक्त के किस यूज़र का क्या ट्रिगर है, वो किस वक्त कौन सी शॉपिंग कैसे तरीके से करता है, और इससे आप चीज़ों को आपस में सिंक कर लेते हैं। पाकिस्तान में कोरोना के दिनों में गवर्नमेंट ने कहा सिर्फ फार्मेसीज़ खुलेंगी। मुझे याद है मैं रात 2 बजे एक फार्मेसी की दुकान पे अंडे ख़रीदता था, डबल रोटी ख़रीदता था, पापे ख़रीदता था, फार्मेसी की दुकान पे, क्योंकि उस वक्त से फार्मेसी की दुकान खुली हो सकती थी। और फार्मेसी ने समझ लिया था कि जब वो अलाउड है उनको, तो उन्होंने पीछे एक सेक्शन बना के, हर फार्मेसी ने पीछे के सेक्शन में ये सारे आइटम रखने शुरू कर दिए थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गई थी कि बायर कभी भी दिन के टाइम पे, जो गवर्नमेंट ने कहा कोविड वाले टाइम पे 5 बजे पे सारी शॉपिंग बंद हो जानी चाहिए। लोग 6 बजे तो नौकरियों से वापस आएंगे, कैसे 5 बजे तक शॉपिंग करेंगे? तो रात में वो फार्मेसी की दुकान में ढूंढेंगे कि उनको ऐसी कोई चीज़ मिल जाए। तो इससे पहले कि लोग कहते हैं, उन्होंने रखनी शुरू कर दी। तो ये समझना ज़रूरी है कि बायर क्या सोचता है, कैसे बिहेव करता है, कौन ख़रीदता है, किन पैसों से ख़रीदता है, उसका पैटर्न क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका अंदाज़ क्या है। डन? इस तरह की बातें चैप्टर 3 में और ज़्यादा करेंगे। आगे चलते हैं। पेस्टल एनालिसिस समझ आया? पेस्टल एनालिसिस की लिमिटेशन क्या लिमिटेशन है? इतना आसान नहीं है। हवाई बातें करना आसान है, क्लास में खड़े होकर तकरीर करना आसान है। अगर इतना ही मुझे समझ होती तो ना रखता फिजिकल क्लास। मैंने भी तो सोचा ना कि हो सकता है शायद, क्योंकि पिछले 2 साल से हमें हर तीसरा बच्चा आके कहता था सर फिजिकल क्लास होती तो मैं तो बस यकीन माने मैं एडमिशन ले लेता। और फिजिकल क्लास रखी तो उन्होंने कहा जी वो ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं है? हमने कहा भाई ऑनलाइन भी अच्छा, फिर वो वाली दे दें हमें, ठीक है। हमें फिजिकल को हाइब्रिड बना के भी वो करना पड़ा कि अब हम फिजिकल को कम्बो कह रहे हैं कि भाई फिजिकल प्लस ऑनलाइन भी दे देंगे आपको, कि समझ आ गया कि फिजिकल का भी जो यूज़र है वो फिजिकल का उसे लग रहा है वो यूज़र है, अल्टीमेटली महीने बाद वो भी कहेगा जी मुझे ऑनलाइन दे दें, तो उसको पहले से ही पैकेज बना के बेच देते हैं। तो अगेन
डायलॉग मारना आसान है, चीज़ों पे बात करना आसान है, ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि सोशल नीड्स भी बदलती रहती हैं, सोसाइटी के ट्रेंड्स भी बदलते रहते हैं, लोगों के टेस्ट भी बदलते रहते हैं, लोगों की बिहेवियर पैटर्न भी बदलते रहते हैं। बजाय इसके कि आप अपनी प्रोडक्शन अपनी चीज़ों पे फोकस करें, हर वक्त ही इन्वायरमेंट को देखते रहें, तो ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। स्ट्रेटेजी शुड बी मिक्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों चीज़ों को इकट्ठे काउंट फॉर करना चाहिए। और क्या लिमिटेशन है पेस्टल की? बेसिकली एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक। मतलब somehow आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे इन चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। ठीक है। सर्टेन चेंजेस आती जा रही हैं, आप यू शेल अवेयर अबाउट दैट। ठीक है। इफेक्ट्स को चाहे क्वालिटेटिव देखें और अगर क्वांटिफाइड भी हो सके किसी somehow तो उसको करना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि इसका ये इम्पैक्ट आने वाला है नेक्स्ट हमारी सोसाइटी। थोड़ा सा साथ साथ देखते रहें, अपने आप को तैयार रखें, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करें, थ्रेट्स के लिए पहले से तैयार होकर बैठें। लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग, हमने कारोबार भी चलाना है, उसके ऊपर भी फोकस करना है। किताब क्या कहती है? वो कहते हैं जी इजी टू आइडेंटिफाई है, लेकिन मतलब इट नॉट सो मच ईजी कि आप देखें कि कौन कौन सा फैक्टर आप पे कितना इम्पैक्ट करेगा। आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिफिकेशन शायद इतनी आसान नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आ रहा है और इकोनॉमिकली चीज़ें मुश्किल होंगी। कितनी मुश्किल होंगी नहीं पता, डीजल कितना महंगा होगा नहीं पता, बिजली कितनी देर नहीं आएगी नहीं पता, गवर्नमेंट के साथ 2 महीने बाद क्या होगा नहीं पता। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। तो आप बस ओवर एक्टिव होके उसको सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। मैनेजर यूजिंग पेस्टल एनालिसिस माइट नीड टू यूज ए सब्जेक्टिव जजमेंट। आपने फिर अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है, सिर्फ ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने उस सिचुएशन में एक फ़ैसला करना है, वो फैसला आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। सर एनालिसिस वैसे भी जजमेंट बेस्ड होता है और जजमेंट्स हमेशा ग्राउंड रियलिटी से चेंज हो सकती है। जजमेंट चेंज हो सकती हैं, जजमेंट बाइस्ड हो सकती हैं, एक मैनेजर की जजमेंट डिफरेंट हो सकती है दूसरे की डिफरेंट, क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है ना, ये हवाई चीज़ है। मतलब गवर्नमेंट के साथ क्या होगा, ये मेरा ओपिनियन डिफरेंट होगा, ये भाई का ओपिनियन डिफरेंट होगा, आपका ओपिनियन डिफरेंट होगा। तो ये हवाई सा मॉडल है, किताब ने बताने की कोशिश की। अब हम इससे आगे चलते हैं तो फिर कॉन्सेप्ट, जब हम पोर्टर डायमंड को समझते हैं, 2 एनालिसिस जो हम इसमें देखेंगे, पेस्टल, पोर्टर डायमंड। पोर्टर डायमंड से पहले ना हमें समझना होता है नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज। बांग्लादेश को एक एडवांटेज है कि उनका चावल बड़ा ज़बरदस्त है, बांग्लादेश को एडवांटेज है कि उनकी मछली बहुत ज़बरदस्त है, पाकिस्तान को एडवांटेज है कि हमारा नमक बड़ा सस्ता है, पाकिस्तान को एडवांटेज है कि हमारे पास मुताला पाकिस्तान की किताबों के मुताबिक सुई गैस के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं। ठीक है, हमें कोल का एडवांटेज है। हमारा एक एडवांटेज ये है कि हमारे पास आबादी ज़्यादा है, जो यूरोप को नहीं है। तो हर जगह को हमें एडवांटेज है कि हमें गर्म पानी की एक्सेस है, पूरे चाइना को नहीं है, रशिया को नहीं है। ठंडे पानी मिलते हैं उनको, गर्म पानी है ही नहीं उनके पास। उन बेचारों को कहीं ना कहीं गर्म पानी का रूट जो है ना, वो या ईरान की तरफ मिल सकता है या पाकिस्तान की तरफ मिल सकता है। सी पैक बना ही, उनको क्या कंसर्न था पाकिस्तान से, उनको गर्म पानी की एक्सेस चाहिए थी। दूसरा रूट एक तो इतना लंबा और दूसरी तरफ सारे ठंडे पानी, वो जोन सारा पीछे की तरफ जाएँ तो ठंडा यक जोन है, रशिया आधा बेचारा बर्फ़ है, ट्रेड भी नहीं हो पाती उनके, इस वजह से समुद्र ट्रेड नहीं हो सकती। और समंदर बहुत, वो हवा बहुत महंगा रूट है, हवाई रास्ते से चीज़ें वो करना। तो समंदर एक ऐसा रूट है जिसमें बड़े बड़े वेसल्स, पूरे पूरे कंटेनर सैकड़ों की तादाद में बड़े बड़े बहरी जहाज़ों में भेजे जा सकते हैं। तो हमें एक एडवांटेज हो गया खुद ब खुद अपनी लोकेशन का, हमें एडवांटेज हो गया अपने मादनियात का। बांग्लादेश को एडवांटेज हो गया अपने ख़ास तरह के क्लाइमेट का, जहाँ ख़ास किस्म की ज़रात ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो हर किसी को, हर मुल्क को, हर उसको कुछ ना कुछ एक ओवरऑल एडवांटेज होता है जिसकी वजह से वो compete कर सकता है। तो एक ही मुल्क में हो सकता है कोई इंडस्ट्री काफ़ी competitive एडवांटेज पे हो और कोई दूसरी इंडस्ट्री काफ़ी competitive एडवांटेज पे ना हो। जैसे हमारी शिपिंग कॉरपोरेशन या हमारा जो बंदरगाह से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमेशा चलती रहेंगी क्योंकि समंदर है, लेकिन शायद लकड़ी वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमेशा नहीं चलती रहेंगी। हमें लकड़ी का उतना एज नहीं है जितना हमें समंदर का एज है। तो बेसिकली पोर्टर ने ये कहा है कि आप देखो कि आपके मुल्क में क्या नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज है, आपको क्या कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं दूसरे मुल्कों से ऊपर, और फिर वो इंडस्ट्रीज़ जिनको वो एज हासिल है वो ज़्यादा बेहतर होंगी। तो व्हेन यू आर चूजिंग कि मुझे कौन से इंडस्ट्री में जाना चाहिए, कौन से सेक्टर में जाना चाहिए, देन ये पोर्टर डायमंड काम आएगा कि आप उस सेक्टर को देखो कि उस सेक्टर में क्या फ़ायदे नुकसान है।
फॉर एग्जांपल प्याज उगाना, इसमें एक फ़ायदा कम से कम ये है कि हर पाकिस्तानी, हर घर की ये नीड है, लेकिन शायद एसी हर पाकिस्तानी और हर घर की नीड नहीं है। तो एसी के हिसाब से देखेंगे तो पॉपुलेशन छोटी हो जाएगी, प्याज के हिसाब से देखेंगे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि प्याज उगाने के लिए क्या करना पड़ता है और एसी के लिए क्या करना पड़ता है। एसी की इंपोर्ट कितनी आसान है और प्याज को उगाना और उसको महफूज रखना और उसको सही जगह तक पहुँचाना क्या इतना आसान है या नहीं है। तो फिर हर इंडस्ट्री को आपने देखना है। तो पोर्टर ही कहता है कि आपने डायमंड देखना है, मतलब 4 फैक्टर्स हैं जिनको आपने कनेक्ट करके देखना है। तो इससे पहले कि पोर्टर डायमंड की बात करें, कुछ किताबी बातें कर लेते हैं। बिजनेस इंडस्ट्रीज इन सम कंट्रीज अपीयर टू एंजॉय अ कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर बिजनेस इन अदर कंट्रीज इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज। एक ही मुल्क एक इंडस्ट्री में दूसरे मुल्क से उसी इंडस्ट्री में आगे चला जाता है किसी वजह से। क्लस्टर वो इंटरकनेक्टेड कंपनीज हैं जो एक सेम जोग्राफिकल रीजन में होती हैं, वो कंपनियां जो सेम इंडस्ट्री में होती हैं और स्पेशलाइज सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर्स इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। मैंने कहा शिपिंग कॉर्पोरेशन की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, शिपिंग से रिलेटेड जितनी कंपनी उनका ग्रुप बना दें, ज़राअत से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं उनका ग्रुप बना दें। तो क्लस्टर इज़ दैट जोन ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस जो मिल के एक जैसे काम कर रहे हैं। क्लियर? इट में ऑल्सो कंटेन एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन टू प्रोमोट इनोवेशन इम्प्रूवमेंट। इसमें फिर उस तरह की कोई ट्रेड यूनियंस हो सकती हैं, जैसे ज़राअत में पाकिस्तान के 1-2 महकमे हैं जो रिसर्च देते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें ताजरों की इंडस्ट्री में तो उसमें जनाब पूरी ट्रेड यूनियंस इन्वॉल्व हैं, पूरा आपका ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह होता है वो बीच में आ जाता है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की अपने अपने प्लस माइनस हैं। मैनी ऑफ द फर्म विद इन अ जोग्राफिकल क्लस्टर कम्पीट बट इन मैनी रिस्पेक्ट दे ऑल्सो कॉपरेट विद ईच अदर टू डेवलप देयर इंडस्ट्री। अक्सर कम्पीट भी करते हैं लेकिन अक्सर एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। सपोर्ट कैसे? यानी कि वो हमेशा चाहेंगे कि पाकिस्तान मतलब ग्री का मुकाबला हायर के साथ कम्पीट कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है हम कानून लाने लगे हैं कि पाकिस्तान में इंपोर्ट कंप्रेसर की मना हो जाए, ग्री भी रुल जाएगा, हायर भी रुल जाएगा। दोनों इकट्ठे होंगे, मिल के लॉबी करेंगे, गवर्नमेंट से जाके मिलेंगे, उनसे कहेंगे ये कानून नहीं पास होना चाहिए, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, बताओ कौन सी पॉलिटिकल कैंपेन में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये नहीं, कानून नहीं पास करना, कंप्रेसर बंद नहीं करना। तो पहले तो अपने कॉमन हकूक़ के लिए इकट्ठे होंगे, फिर आपस में लड़ते फिरेंगे, लेकिन इंडस्ट्री कोई नहीं बंद होने देगा। आईकेप अगर अचानक से कह देगा जी कॉलेज से पढ़ना मैंडेटरी नहीं है, तो सारे कॉलेज इकट्ठे उठ के खड़े होंगे, कॉलेज आपस में लड़ रहे होंगे, लेकिन जब एक ऐसी बात होगी जो सबको हिट कर रही होगी तो वो फिर सपोर्ट भी करेंगे। अपनी इंडस्ट्री बंद नहीं होने देंगे, एक दूसरे से दोस्ती कर लेंगे, प्राइस फिक्स कर लेंगे, टाइम टेबल सेट कर लेंगे, कॉपरेशंस कर लेंगे, ताउन कर लेंगे, लेकिन इंडस्ट्री ख़राब नहीं होने देंगे। तो इंडस्ट्री बची होगी तो सारे प्लेयर खेलेंगे। तो इंडस्ट्री में वो एक दूसरे कॉपरेट भी करते हैं समटाइम्स, लेकिन ज़्यादातर वो कम्पीट करते हैं। ये बात समझ आई? ये एडवांटेज भी तो अच्छी मैनेजमेंट से बनेगा ना, वरना तो वो डिसएडवांटेज की तरफ भी जा सकती है। वही चीज़ ऐसे ही है, यानी कि एक एग्जांपल है पाकिस्तान में ग्लेशियर्स की। बिल्कुल, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं वर्ल्ड वाइड, और अगर उनकी अच्छी मैनेजमेंट हो, डैम्स वगैरह हो, पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज आ सकता है फ्रेश वाटर का सबसे ज़्यादा। ऐसे ही। लेकिन वो यहाँ पे उल्टा सा आ रहा, वो तबाही भेज देता पानी। हाँ, अब यही है कि अब ये बिज़नेस की थॉट है ना कि बिज़नेस उसको कैसे सोचता है। प्रॉब्लम ये है कि इन सारी चीज़ों में ना किसी ने बिज़नेस सेंस नहीं देखी। फॉर एग्जांपल डैम, हमारे जिस लेवल पे दरियाए सिंध एक ख़ास जगह पे इतने बड़े लेवल पे इकट्ठा हो जाता है, और अगर उधर डैम बना हुआ हो तो पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को बिजली सप्लाई कर सके, इस लेवल पे वो हो। लेकिन बिजली कौन बनाता है और कौन बेचता है? गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर का इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जब इंटरेस्ट नहीं है तो किसी ने उस पर काम ही नहीं किया। अगर इंटरेस्ट होता, अगर प्राइवेट कंपनियों को इजाज़त होती कि अपनी बिजली बना के बेचो, ओपनली बेचो, घुस जाते सब के सब। तो फिर ये कंपेटिटिव एडवांटेज और ये वाली सारी चीज़ें, क्योंकि हम इस वक्त जितना भी पढ़ रहे हैं ना, हम गवर्नमेंट को जहन में नहीं रख रहे, हम बिज़नेस को जहन में रख रहे हैं। तो बिज़नेस जो है वो अगर सही वक्त में आके उसको सही से समझ लेगा। अब ये नेस्ले ने मिनरल वाटर और ये सारे में ये चीज़ फ़ायदा उठाया कि पाकिस्तान के पानी से ज़्यादा साफ़ पानी कहाँ है, और ख़ास तौर पे जो चश्मों से आ रहा है पानी, उसको सिर्फ फ़िल्टर करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं करने की ज़रूरत। वो जेन्युइन मिनरल वाटर है, वरना दुनिया मिनरल केमिकल से करती है उसे, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ओरिजिनल सोर्स आ रहा है मिनरल वाटर का। मैंने ऐसी प्रोडक्ट्स भी देखी हैं, आप देखें 50 रुपए की बोतल है नेस्ले की मिनरल वाटर की, हाफ लीटर। कुछ ने स्प्रिंग वाटर जो होता है लेक्स का, ऊपर ग्लेशियर का, वो हाफ लीटर की बोतलें 300, 350, 400 की बेच रहे हैं।
अभी है तो पानी वो भी। अब डिपेंड करता है ना कि बिजनेस किस तरह से देखता है, अपनी ऑडियंस को कैसे आइडेंटिफाई करता है और उसको बेचता कैसे है। अगर उसे अच्छा बेचना आता है तो वो कुछ भी बेच सकता है। एक ही पुर्जा कई दफ़ा छोटी मार्केट में कुछ और लेवल पे होता है, बड़ी मार्केट में वही किसी और लेवल पे बना होता है। ये हाइपर स्टार क्या कहते हैं, मेट्रो वगैरह हो गए, केयरफोर हो गया, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग के इदारे हैं? नहीं, बनी बनाई चीज़ लेते हैं ना, तो कहीं से तो लेते हैं और सस्ते में लेते हैं। मतलब यतीम खाना पे अगर एक पर्दा 1500 का है तो वो पर्दा इनमें से किसी जगह 4000 में टंगा हुआ होगा, वही वाला पर्दा, और शायद उस पर कहीं ना कहीं को मोनोग्राम भी लगा हुआ होगा यतीम खाने के किसी बिजनेस का। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कंज्यूमर कैसा आता है, वो कितनी प्राइस पे करने के लिए तैयार है और आप उसको क्या चीज़ कितने में बेच सकते हैं। यही कुर्सियाँ आपको 4000 से लेके 15000 तक की रेंज में मिल जाएंगी मार्केट में, सेम कुर्सी। तो ये बिजनेस है कि बिजनेस उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट करता है। कस्टमर को कंफर्ट दे रहे हैं, वो एक रूफ के अंदर सारी चीजें दे वो बड़े समझदार है सर। कैरी फॉरवर्ड ये जो है ना, आप ये देखें कि आपकी बेसिक नेसेसिटी जो वो आपको दे रहे हैं ना, बड़े कंट्रोल रेट पे कंट्रोल रेट पे दे रहे हैं, खेलते इन चीज़ों में। जो आपको होलसेल या रिटेल पे मिल रहा है ना रेट, आपकी ये दाल नमक मिर्ची इनका रेट वो कभी भी नहीं बढ़ाएंगे। वो जैसे हमने ये फर्नीचर की बात की है, इन चीज़ों में खींचेंगे, इन चीज़ों में कॉस्मेटिक्स में पकड़ेंगे आपको ऐसे ही। लेकिन बेसिक नेसेसिटी को वो बड़ा उन्होंने ईज आउट किया हुआ। ये भी ऑलमोस्ट यार एक नॉर्मल पर्सन कैरी फॉर से जाके बाइंग कर ले, वो जब आएगा तो वो बिल्कुल इजी एंड रिलैक्स होगा, यार कुछ ज़्यादा पैसे तो नहीं। हाँ ऐसे ही। आज मेट्रो से हो गए हैं, वहाँ पे उन्होंने ये आटे सबसे इस टाइम आटे का बनवाना चाह रहा, उन्होंने आटे पे प्रमोशन लगाई हुई है ऐसी, क्योंकि उन्हें पता है कि इस चीज़ से लोग आएंगे और फिर चलते चलते, और फिर क्या होगा, एंट्री पॉइंट पे रखी होंगी इस तरह की चीज़ें, जब तक बंदा सब्जी दालों तक पहुँचेगा तब तक जो है वो अच्छा खासा बीच में लुट चुका होगा। प्लान ही ऐसे करते हैं, वरना तो लोग आएँ सीधा सा ग्रोसरी में घुसें, चीज़ें लें और फ़ौरन से बिल कराएं। वो आपको रास्ते में ही जो है वो ऐसे ऐसे पाथ और रुकावटें देंगे कि जनाब इस तरह से ना चाहते हुए इंसान चीज़ें डाल ऐसे। भाई अभी हमने सामने वाले कमरे में नेक्स्ट वीक में रिवीजन क्लास शुरू करनी है, तो हम रास्ते में स्टैंडियाँ लगाई हुई होंगी, बच्चे उस क्लास तक पहुँचते पहुँचते हमारी कुछ 4 प्रमोशन देख चुका हो और फ्रंट ऑफिस से गुजर के आए और वहाँ देखिए कि बच्चे बैठे एडमिशन करा रहे हैं, मैं अकेला ही हूँ जो एडमिशन नहीं करा रहा, ये लोग सारे के सारे। तो फिर बिजनेस इस तरह से सोचता है, इस तरह से उसको खींचता है। तो ये सारी चीज़ें, तो अब अगेन कंपेटिटिव एडवांटेज इज़ द थिंग जो इस्तेमाल हो सकती है अगर डिमांड कंडीशन, फैक्टर कंडीशन, सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ और ये सारी चीज़ें अच्छा काम कर रही हों। तो यही वो पोर्टर डायमंड में समझाने की कोशिश करेगा। मजीद उन्होंने कहा नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज और पोर्टर डायमंड, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी ये कहती है कि कंट्री जो है वो इनहेरिट्स करती है कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर द अदर कंट्रीज़ किसी खास इंडस्ट्री में, क्योंकि उसके कुछ नेचुरल रिसोर्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके पास हैं और किसी और मुल्क के पास नहीं है। पोर्टर ने एक डिफरेंट थ्योरी दी नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज की। उसने कहा सिर्फ इतना ही नहीं है, आपकी नेशनल डोमेस्टिक मार्केट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंपेटिटिव एडवांटेज में। सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि आपके मुल्क के, अब वही बात है, आपने कहा नेचुरल रिसोर्स तो है हमारे पास, हमने इस्तेमाल नहीं किया सही। तो पोर्टर डायमंड यही कहेगा कि सिर्फ रिसोर्स होना काफ़ी नहीं है, उस रिसोर्स को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। 4 एलिमेंट्स क्या हैं? इन्होंने कहा कि जी अगर आप एक कंपेटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं दूसरे मुल्कों की किसी सिमिलर इंडस्ट्री से, या मुल्की लेवल पे देखें या अगर मैं एक बिज़नेस लेवल पे देखूं, तो बिज़नेस अगर डिसाइड कर रहा है कि वो कौन से सेक्टर में जाए तो वो देखिए कि ये 4 चीज़ें कैसी हैं। उस इंडस्ट्री की फेवरेबल फैक्टर कंडीशन है या नहीं, उसकी डिमांड कंडीशन कैसी हैं, वहाँ की रिलेटेड और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं, वहाँ पे फर्म की स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, राइवलरी और वहाँ पे ये कंपटीशन वगैरह कितना है। अगर हम एक एक करके इनकी बात करें, फेवरेबल फैक्टर कंडीशन, वहाँ फैक्टर प्रोडक्शन कैसे हैं, वहाँ फिजिकल रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हैं, वहाँ नेचुरल कंडीशंस किस तरह की अवेलेबल हैं, वहाँ HR किस तरह का अवेलेबल है, वहाँ नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सिस्टम, ये सारा कुछ अच्छा है या नहीं है। इवन सड़कों का निज़ाम भी इसमें आता है। तो पहले तो आप देखें कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उस इंडस्ट्री में ईजीली अवेलेबल हैं, अच्छे अवेलेबल हैं, मजबूत अवेलेबल हैं, फ़ायदा देंगे या नहीं देंगे। देन आप देखें, ये इसकी तरफ बाद में आते हैं, रिलेटेड एंड सपोर्टेड इंडस्ट्रीज़ की तरफ। डिमांड कंडीशन देखें, क्या डिमांड भी है वहाँ, स्ट्रक्चर तो बड़ा अच्छा है, फैक्टर प्रोडक्शन भी इजीली अवेलेबल है, लेकिन उसकी डिमांड नहीं है, लोग ख़रीदना नहीं चाहते।
तो अगर लोग ख़रीदना ही नहीं चाहते या वहाँ पे एक अच्छी डिमांड ही नहीं है तो फिर भी वो इंडस्ट्री मज़े की नहीं है। अच्छी इंडस्ट्री वो है जो आपका फैक्टर कंडीशन भी बेहतर हो और जो आगे से डिमांड कंडीशन है, लोकल डिमांड स्ट्रांग होगी तो ज़रा ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, लोकल फर्म इनोवेटिव होंगी, कंपेटिटिव होंगी। और उसमें अब मेरे मुल्क में एक चीज़ की डिमांड ही नहीं है तो जितनी मर्जी ज़बरदस्त इंडस्ट्री है, मतलब वही बात है, जितना मर्जी पानी खूबसूरत आ रहा है, अगर मेरे मुल्क के लोग पानी पैसे दे के नहीं ख़रीदना चाहते तो फिर बेकार है। जितना मर्जी पानी ठहरा हुआ है, अगर लोगों को नहीं चाहिए बिजली और लोगों को डैम बनने से लगता है कि उनका सूबा डूब जाएगा या उनके सूबे के साथ जुल्म हो जाएगा तो कहानी ख़त्म, गेम ओवर हो जाएगी। तो फैक्टर कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए, डिमांड कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। फिर उस इंडस्ट्री में किस किस्म की स्ट्रेटजी चलती है, उसमें क्या स्ट्रक्चर चलता है, उस इंडस्ट्री में राइवलरी कितनी है। राइवलरी के ऊपर हम एक और पोर्टर 5 फोर्सेस के ऊपर भी बात करेंगे थोड़ा सा आगे चल के। तो ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं कि उस जगह पे फॉर एग्जांपल एक सेक्टर है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जी कुछ यूनिट्स बनेंगे और बिकेंगे, लेकिन वहाँ पे फैक्ट्री लगानी होगी और फैक्ट्री में मज़दूरों के साथ इनह्यूमन ट्रीट करना होगा, बदतमीज़ी से बात करनी होगी, उनको इस्तेसाल करना होगा, उनके पैसे रोकने होंगे, तो आप बहुत कामयाब इंसान हैं। तो इसका मतलब है कि फिर वो एक अच्छी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर आपको इस तरह की नेगेटिव स्ट्रेटजीज से बिज़नेस चलाना पड़े। फिर वहाँ स्ट्रक्चर कौन सा सूट करता है। तो जब हम सारे फैक्टर्स को देखते हैं तो ये देखना है कि उस इंडस्ट्री के फैक्टर प्रोडक्शन कैसे है, उस इंडस्ट्री की डिमांड कैसी है, उस इंडस्ट्री में स्ट्रेटजी किस तरह की चलती है, स्ट्रक्चर किस तरह का चलता है, एंड उसकी रिलेटेड सपोर्ट इंडस्ट्री है या नहीं। रावी पियागो पाकिस्तानी ब्रांड ने एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जॉइंट वेंचर किया। रावी वालों ने बाहर की इंटरनेशनल कंपनी जो कम से कम 150 सीसी बाइक बनाती थी और उससे आगे हैवी बाइक्स की रेंजेस होती थी, उनके साथ जॉइंट वेंचर किया और पाकिस्तान में एक 125 थी जो दिखने में बड़ी खूबसूरत थी और उसके फ़ीचर भी होंडा की 125 से बहुत बेहतर थे, सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त था और होंडा की 125 से वो 30,000 रुपये सस्ती भी थी और देखने में भी बड़ी हैवी बाइक लुक और उस तरह से था। और होंडा की 125 बेसिक था, वो था, ये उस वक्त की बात है जब वो 130 की होती थी होंडा की 125, तो ये 1 लाख रुपए की होती थी, 1 लाख भी कहने को था, 98,000 की होती थी। बट नहीं चल सकी, लोग नहीं लेते थे, क्यों? उसके पुर्जे नहीं मिलते थे, वो बिकती अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो भी यूज़ बाइक लेगा फिर उसमें जगह जगह काम करवाएगा, उसके अगर पुर्जे नहीं मिल रहे, उसकी सपोर्ट इंडस्ट्री नहीं है, अगर उसकी आफ्टर सेल सर्विस सही से नहीं मिल रही और इस तरह से, तो वो लोगों के लिए बेकार चीज़ है। जापानीज गाड़ियों में भी तो एक बड़ी खूबसूरत बाइक, एक बड़ी प्रीमियम बाइक जो कि सस्ते में आई थी, बड़ी खूबसूरत शेप के साथ, वो नहीं चली। बट यामाहा और होंडा को अंदाज़ा हो गया, यामाहा ने पहले अपनी प्रीमियम शेप दी, सुजुकी ने थोड़ी सी शेप बेहतर करनी शुरू कर दी, फिर होंडा भी बीच में कूद पड़ा और 3-3 लाख पे पहुंचा दी बाइक। आइडिया उनका लिया, थीम उनका लिया, सारा कुछ है, लेकिन वो क्यों नहीं चली? सपोर्ट इंडस्ट्री नहीं थी। यूनाइटेड ब्रावो आज के जालिम दौर में 15 लाख रुपए में मिल जाती है नई गाड़ी, फीचर वाइज वैगन आर और कल्टस के दरमियान की चीज़ है और कुछ फीचर्स में कल्टस से भी ऊपर की चीज़ है। कल्टस जो कि 26 तो नहीं, तकरीबन 36 लाख पे पहुंची हुई है, 36 लाख, जो टॉप वेरिएंट है उसका 36, ठीक है, 36 लाख, और ये 15 लाख की गाड़ी है, कैरी डब्बा 16 में होगी। ठीक है, हाँ। और आल्टो जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वो 25 लाख 24-25 लाख पे है, तो उससे 10 लाख रुपए सस्ती गाड़ी नहीं चल रही, क्योंकि फियर है कि उसके पुर्जे नहीं है, उसकी रीसेल नहीं है, क्योंकि रीसेल उसी की होती है जिसकी आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट एंड फलाना होती है। तो एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट, एक बहुत अच्छी कंपनी ख़त्म हो जाती है अगर उस इंडस्ट्री में रिलेटेड सपोर्ट मौजूद ना हो। तो रिलेटेड सपोर्ट मौजूद ना हो तो किसी जगह आप कचहरी भी करेंगे ना और आसपास स्टाम्प फरोश मौजूद ना हो, तो वो कचहरी भी लोग जो है ना उसको छोड़ के किसी दूसरे इलाके की कचहरी चले जाया करेंगे। आपको सपोर्ट इंडस्ट्री चाहिए। ये आफ्टर सेल सर्विस भी तो आवाम के थिंकिंग पे, उनके ट्रेंड पे डिपेंड करती है ना। जैसे यूनाइटेड ब्रावो की आप एग्जांपल दे रही हैं, आवाम वो इसलिए भी नहीं खरीदती कि चाइना की गाड़ी है, पायदार नहीं है। जब आवाम ने खरीदनी नहीं है तो उन्होंने उसके पार्ट्स इतने मंगवा के करना है। हाँ, अब अगेन मज़े की बात है कि वो प्योर पाकिस्तानी असेंबल्ड कार है और गाड़ियाँ ज़्यादातर ही इसी तरह से बन रही हैं। भाई सुजुकी को हम कहते हैं जापानीज़ वो है कंपनी, लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान में वो कर रही है असेंबलिंग। तो अगर कोई और गाड़ी भी पाकिस्तान में असेंबलिंग कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में नहीं कर रही, तो दैट इज़ इक्वली गुड।
सिर्फ डिपेंड करता है कि उसके साथ ब्रांड कौन सा है, उसके साथ चीज़ें कौन सी एसोसिएट हुई हुई हैं। हम उसी आल्टो जिसको हम हल्की गाड़ी कह रहे हैं वो भी तो सुजुकी की है, जापानीज़ कंपनी सुजुकी की है। सुजुकी को क्यों पाकिस्तानी कंपनी कह दिया जाता है और टोयोटा को क्यों पाकिस्तानी कंपनी नहीं कहा जाता, अगर दोनों एक तरह की हरकतें कर रहे हैं? दोनों ही अगर बाहर से पुर्जे मंगवा के पाकिस्तान में से असेंबल कर रहे हैं तो क्यों टोयोटा बाहर की कंपनी और सुजुकी पाकिस्तान की कंपनी, क्योंकि दिमाग में बिठा दिया गया। अवामिल होते हैं, कंपनियां एक दूसरे के अगेंस्ट मार्केटिंग करती हैं, कोशिश करते हैं और लोगों का माइंड बनाते हैं। ये माइंड बनाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब जैसे यूनाइटेड ब्रावो की आप बात कर रहे हैं, हाँ समझो उसकी शेप को लेके चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो वो मतलब इतना वो अट्रैक्ट भी नहीं करती। आल्टो से तो बेहतर शेप है। अब दूसरे एंड पे जैसा मतलब आल्टो आप देखें ना, वहाँ तो सर लगने वाला हो रहा होता है छत में। ठीक है, लेकिन सर वो अंदर बैठ के बड़ी कंफर्टेबल है। पता नहीं, आप ट्राई कीजिएगा अगर कभी कोई आपको मौका मिले तो। वो अंदर से बहुत खुली गाड़ी है वो आल्टो, देखने में लगती है ये छोटी सी है, लेकिन अब इसका एक तो वो स्टाइलिंग उस तरह से नहीं है। अगर ये भाई वाली बात नहीं है कि चाइनीज वर्जन है ये वो, लेकिन अल्सविल देखें आप, वो अच्छा मार्केट शेयर तोड़ा उसने बस होंडा से। एक दफ़ा तोड़ा, बस ख़त्म हो गई, अभी नहीं चल रहे, उसकी सेल्स गिर गई। फारिग हो गई। सिटी की बराबर अगेन नहीं मेंटेन हो सकता। अगेन उन्होंने एक दफ़ा हाइप तो क्रिएट कर दी, प्राइस का डिफरेंस था, मुनासिब प्राइस में अच्छे फीचर्स दिए। टोयोटा को जैसे ही समझ आया ना कि ये हमारा, क्योंकि टोयोटा महंगी गाड़ी थी करोला, ऐसी है उन्होंने यारिस पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जो कि पिट चुका था दुनिया में, सही, हाँ, और वो उस यारिस ने एल्सविन को फारिग कर दिया। सेम प्राइस रेंज में आ गई एल्सविन, गेम ओवर, ऐसी है। चूँकि टोयोटा इंटरनेशनल ब्रांड है। सर ये सोनाटा डिसकंटिन्यू कर दिया हुंडई ने पाकिस्तान में, 80 लाख की बिक्री। तो अगेन वो फिर ये है कि लोकल कंज्यूमर भी ओवरऑल आपकी सपोर्ट किस तरह की है, सारे सेक्टर किस तरह से, ये सारे मिलके किसी इंडस्ट्री को अच्छा बुरा बनाते हैं। तो जो एलिमेंट हमने नहीं डिस्कस किया था दैट वाज रिलेटेड एंड सपोर्टेड इंडस्ट्रीज। जब सपोर्टिंग इंडस्ट्री हाईली कंपेटिटिव होंगे, कॉस्ट रिड्यूस होंगी, इनोवेशन बेहतर होगी। अगर बाइक्स बनाने वालों को पता है कि हाँ भाई ये जो हमें चेन सप्लाई करने वाली 5 अलग अलग कंपनियों, उनका आपस में मुकाबला है, वो चेन की क्वालिटी बेहतर करते जा रहे हैं, प्राइस कम करते जा रहे हैं, क्यों नहीं बनाएगा कोई बाइक? क्यों नहीं पाकिस्तान की असेंबलिंग करवाएंगे? जब उन्हें पता होगा। अब इंजन को छोड़ के अगर हर पुर्जा पाकिस्तान में बन रहा है तो बाइक्स की इंडस्ट्री कितनी चल रही है पाकिस्तान में? गाड़ियों की नहीं चल रही। खैर गाड़ी एक महंगी आइटम है, लेकिन बाइक जैसे रेट की और बहुत सारी आइटम्स हैं जो उतनी नहीं चलती जितनी बाइक चलती है, क्योंकि बाइक कंपेटिटिव हो गई, सपोर्ट इंडस्ट्री बहुत आ गई। हर कॉर्नर पे आपको बंदा मिल जाएगा, इसके एक एक कंपनी के ब्रांड के को 25-25 तरह के स्पेयर पार्ट्स की आपको मिल जाएंगी, सप्लायर्स मिल जाएंगे। एक एक मतलब आप अंदरून में चले जाएं या आप मार्केट के अंदर इंडस्ट्री में जाएं तो कुछ ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ स्टैंड बना रहे हैं और सिर्फ स्टैंड ही बना रहे हैं, और वो पूरे पाकिस्तान को सिर्फ स्टैंड बना बना के सप्लाई कर रहे हैं। एक मडगार्ड बना रहा है तो सिर्फ वो मडगार्ड ही बना रहा है और उसकी सप्लाई अनलिमिटेड है और उसको ख़त्म, उसके पास ऑर्डर वो पूरे नहीं कर पा रहा। क्यों? डिमांड कंडीशंस भी बेहतर है। तो फैक्टर कंडीशन, डिमांड कंडीशन, इंडस्ट्री की अपनी स्ट्रेटेजी, राइवलरी क्या है, और उससे रिलेटेड जो सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ है, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हों तो पोर्टर कहता है कि अब आपका डायमंड कंप्लीट हुआ है। कुछ फैक्टर्स इसमें कमज़ोर होंगे, कुछ मजबूत होंगे, लेकिन जब भी आपने किसी इंडस्ट्री के बारे में सोचना है कि मैं कौन सी इंडस्ट्री में एंटर हूँ, आप एक दफ़ा इन चारों फैक्टर्स को देख लें वर्सेस किसी दूसरी इंडस्ट्री जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आप उसकी चारों कंडीशंस देख लें। उसके बाद फिर आपको पता लगेगा कि मुझे इस सेक्टर में एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सर एक वजह ये भी तो आती है ना कि जो इंडस्ट्री पहले से ऑपरेट कर रही है, कंपनी पहले से वो इतनी देर से ऑपरेट कर रही है कि लोग उस चीज़ में स्पेशलाइज हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे ये सुजुकी टोयोटा वाले हैं, इनके पार्ट्स आपको दोनों वो लोकल देसी भी मिल जाएंगे जिनको काबली कहते हैं पार्ट्स, ऐसे ही है, और दूसरी हैं उनके नहीं मिलेंगे, उनके नहीं मिलेंगे, मैकेनिक भी नहीं मिलेगा आपको जल्दी। ऐसे ही है, क्योंकि उन्होंने टाइम गुजारा हुआ है। तो ये भी एक उनको एक एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि वो मार्केट में एक पुरानी स्टैंडिंग होती है और आहिस्ता आहिस्ता लोग उधर आए होते हैं। बट नए बिज़नेस को तकलीफ तो होती है, तो नया बिज़नेस बजाय इसके कि यूनाइटेड ब्रावो का अपना सेटअप लगाए, वाई नॉट कि वो एक प्रॉपर्टी बनाए, वाई नॉट वो एक बिल्डिंग बना के उसके अपार्टमेंट सेल करे, जो एक स्टेबल इंडस्ट्री है, जो जिसकी सपोर्ट भी बहुत मौजूद है, जिसकी डिमांड कंडीशन भी बड़ी है पाकिस्तान में, उसके फैक्टर्स भी बड़े आराम से मिल जाएंगे आपको, हर तरह की चीज़, वो सारा कुछ होगा। ठीक है, बनाएं, फिर 21 मंजिला इमारत बनाएं, उसको किराए पे दें, फिर क्यों प्लांट लगाएं ब्रावो बनाने का। ब्लैक मनी वाइट करने का सबसे आसान तरीका पाकिस्तान प्रॉपर्टी। खैर उसी यूनाइटेड कंपनी ने अभी मतलब
प्रॉपर्टी में भी अब वो एंटर हो चुके हैं इन्हीं चीज़ों को जहन में रखते हुए। तो वो होता ही है कि बिज़नेस फिर सेक्टर्स को देखता है, कौन सा सेक्टर, कौन सी इंडस्ट्री। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में यहाँ क्या होता है, एक बंदा एक काम शुरू करता है, स्पेशलाइज होता है, होते होते उससे कमाता है, अब वो डाइवर्सिफाई करना चाहता है। जब वो डाइवर्सिफाई करता है तो फिर वो देखता है कि मैं कौन से सेक्टर में लगाऊं, फिर वो हर सेक्टर में थोड़े थोड़े से पैसे लगाता है। कहीं पे भी ग्रुप ऑफ कंपनीज ये नहीं होती जो 25 सेक्टर्स में घुसी हुई हों। ग्रुप ऑफ कंपनी होती है कि एक ही बिजनेस सेगमेंट में ग्रुप होता है और वो अलग अलग एरियाज में सर्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो भी ग्रुप ऑफ कंपनी होगा उसका रियल एस्टेट का काम भी होगा, उसका सीमेंट का काम भी होगा, उसका ज़रूरी इजनास का भी काम होगा, वो किसी खास मैन्युफैक्चरिंग में भी घुसे हुए होंगे, एक आध सिनेमा भी अपना खोला हुआ होगा, 2-3 रेस्टोरेंट्स भी होंगे, एक आध कोई कॉलेज FSC का भी बना दिया होगा, हर इंडस्ट्री में घुसे हुए होंगे और हर इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट को जोड़ेंगे और वो अपना बिजनेस चलाएंगे। कहीं ना सर ये जो ऑनर्स हैं ये खुद भी ग्रो कर रहे हैं इसी तरीके से। ऐसे ही ये मतलब कोहार्ट की आप एग्जांपल ले लें, कोहार्ट सीमेंट वालों की, वो जो बैग बनाते हैं सीमेंट बैग, उन्होंने वो अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड बना के, तो उन्होंने कहा ये अल्ट्रा अब नाम नहीं याद, तो उन्होंने वो बनाई है डेवलप, उसको उन्होंने प्लांट इंपोर्ट करके, उसका काम ही है सिर्फ उसने वो बैग बनाना, बैग बाहर से नहीं लेते, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर ली, अपने ही सप्लायर खुद बन गए। आप अपने कस्टमर खुद बन जाते हैं, आप अपने सप्लायर खुद बन जाते हैं। अब वो गाड़ियाँ असेंबल करने वाली कंपनी अगर 2 पुर्जे भी बनाने शुरू कर दे तो वो अपने आप को ही सपोर्ट कर रही है, उसका सबसे बड़ा कस्टमर वो खुद। तो कंपनियां आहिस्ता आहिस्ता ये समझ जाती हैं और फिर इन चीज़ों पे आती हैं, और यही सारी स्ट्रेटजीज तो हमने पढ़नी है। और इस चैप्टर में तो सबसे कम बात है जिसमें हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं। चैप्टर 3 में क्या होगा फिर आप लोगों का, आप लोग तो तूफान मचा देंगे, आप तो एक पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देंगे यहाँ पे। पोर्टर का डायमंड पे, जो पोर्टर डायमंड पे क्रिटिसिज्म है, वो कहते हैं जी कंपनी जो एडवांस इकोनॉमीज़ में हैं वहाँ पे ये बात समझ ज़्यादा आती है, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में ना ये इतना कोई मज़ेदार मॉडल नहीं है, यहाँ अलग ही वेराइटियाँ चल रही होती हैं। डायमंड मॉडल मल्टीनेशनल कंपनी के रोल को नहीं वो करता जो कि प्रोडक्शन डिफरेंट कंट्रीज़ में कर रही होती हैं अक्रॉस। आप तो कह रहे हैं ना कि किसी एक मुल्क में अगर वो अच्छा है, वहाँ फैक्टर भी अच्छे हैं, वहाँ डिमांड भी अच्छी है, वहाँ इंडस्ट्री भी अच्छी है, वहाँ फलाना, तो वहाँ पे चले जाओ। तो ये इस चीज़ को नहीं देख रहे कि अक्सर कंपनियाँ तो 4 अलग अलग मुल्कों में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और पूरी दुनिया को सप्लाई कर रही होती हैं। तो पोर्टर डायमंड जो है वो उसमें कुछ ना कुछ मसले भी हैं। ये सबसे आसान काम होता है, किसी की इतनी ज़िंदगी भर की रिसर्च को आप उठा के कचरे में फेंक दो कि उसने फलाना चीज़ पे तो बात ही नहीं की। भाई उसने तो सिर्फ एक मॉडल पेश किया ना एनालाइज करने का, एक ही चीज़ को एनालाइज करने के 10 तरीके हो सकते हैं। तो बहरहाल कचरा फेंकने वालों ने कचरा फेंका पोर्टर डायमंड के ऊपर। गवर्नमेंट कंपेटिटिव एडवांटेज में क्या मदद कर सकती है, यहाँ पे कम से कम 15 सफ़े का एक ऐसे लिखा जा सकता था, लेकिन हमारी किताब ज़्यादा मूड में नहीं थी, बस कहीं से एक आध गूगल से कोई 2-3 पैराग्राफ उठा के डाले, फिर मैंने भी उसको समेट के कोई 3-4 लाइनों में डाल के गल मुका दी। तो गवर्नमेंट कंपेटिटिव एडवांटेज में क्या हेल्प करे, 4 चीज़ें हैं। उन 4 चीज़ों को भी जहन में, पोर्टर डायमंड जहन भी में रख सकते हैं, या उसको छोड़ दें, सिंपल कंपेटिटिव एडवांटेज में क्या हेल्प कर सकती है। स्किल लेबर प्रोड्यूस कर सकती है, प्रोड्यूस ठीक है, यानी कि स्किल लेबर जो है वो अवेलेबल करवा सकती है या लेबर को स्किलफुल कर सकती है। एंटी मोनोपोली पॉलिसीज बना सकते हैं। जो फैक्टर्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन के लिए अगर फंड्स नहीं है तो इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, सस्ते लोन्स दे सकते हैं, कामयाब नौजवान प्रोग्राम दे सकते हैं, खुद कस्टमर बन सकते हैं। लोगों को सपोर्ट करो, आओ हमारे पास आओ, इंडस्ट्री लगाओ, इतना माल हम ख़रीद लेंगे आपसे, आओ तो सही। पाकिस्तान में कोई मतलब एसी हर घर की नीड है, तकरीबन अब हर कमरे की नीड है, और पाकिस्तान में कंप्रेसर नहीं बनता। कितने दुख की बात है, मतलब ऑयल तक हम पाकिस्तान में नहीं वो कर रहे, एडिबल ऑयल तक बाहर से आ रहा है, कितना जुल्म है। सर इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करने के लिए गवर्नमेंट अपनी सुपरविजन में कार्टेल बना सकती है, अपनी सुपरविजन में कार्टेल बना सकती है। 2-3 मुल्कों से मिल गई और वो कर लिया कि जी ये हमारा पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, हमारा ये एक RCD बन गया जी, हमारा ये एक प्लान बन गया, ये हमारा जो है चाइना के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर। मतलब सिर्फ इनकी नीयत सही हो तो 2 प्रोग्राम ऐसे हैं जिससे पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। सिर्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर सीधा कर लें और सियाहत को कवर कर लें। दुनिया फिरने के बाद पता लगता है कि पाकिस्तान में जो है वो कहीं नहीं है। इतना सब कुछ है, इतने खूबसूरत पानी है बलूचिस्तान वाली साइड पे, इतने खूबसूरत पहाड़ हैं KPK वाली साइड पे, इतने ज़बरदस्त लैंडमार्क्स हैं पंजाब के और बलूचिस्तान के स्टार्टिंग एरियाज़ के, जनूबी पंजाब वगैरह के, इतने खूबसूरत एरियाज़ हैं। इतना कुछ हो सकता है यहाँ पे,
सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है। मतलब अगर सिक्योरिटी अवेलेबल हो जाए और लोगों को आप सेहत के लिए पाकिस्तान आने का कहें तो दुनिया में कुछ नहीं है और वो बेच रहे हैं। मलेशिया में एक इलाका है जेंटिंग आइलैंड, मरी से थोड़ी सी छोटी हाइट पे है वो, बल्कि और ज़्यादा छोटी हाइट है। लेकिन करते ये हैं कि आप पहले थोड़ा सा पहाड़ चढ़ के ऊपर जाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, और वहाँ से आपको केबल कार ऊपर तक लेके जाती है। आप ऊपर जाते हैं तो आपको वहाँ एक बहुत लग्जरियस मॉल मिलता है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा होटल मिलता है पहाड़ के ऊपर। कोई खूबसूरत व्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने सिस्टम को इस तरह से अरेंज किया है कि वहाँ पे एक दिन में लाखों बंदा विज़िट करता है, एक दिन में, और उससे अर्न करते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड वो सारी केबल कार्स हैं, वहाँ तक पहुँचने के जो रूट्स हैं, वहाँ तक की जो बसेस, ट्रैम, वो सारा वो उसको वो कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जो वो खर्चेंगे, जो कुछ वो होगा, वो सारा टूरिस्ट जनाब हर चीज़ पे जाए गवर्नमेंट को टैक्स देगा। तो कुछ भी नहीं है वो इलाका, सिर्फ उसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर दिया है। वो तो मतलब हमारा तो मरी जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ का सबसे हल्का पॉइंट है, वो मतलब मरी ही अगर उनको मिल जाए तो वो तो पागल हो जाए उसको सजा सजा के। तो बस यही है कि सिर्फ ये बहुत बड़ा एतराज़ हो सकता है कि सिर्फ नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके मुल्क की पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, आपकी गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। तो अगर हो तो मतलब ये देखें ना, इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब ये है कि हमें चाइना का माल आधे रेट में मिलना शुरू हो जाएगा। फिर उस रास्ते से जो कुछ भी हो रहा होगा, वहाँ की पेट्रोलिंग, वहाँ का डीजल, वहाँ का सारा वो जहाँ जहाँ से पात गुजर रहा है, वो हमें मतलब वो हर तरफ पानी फेंकता हुआ जा रहा होगा और हर तरफ फूल उग रहे होंगे। सिर्फ राहदारी से आपको कितना ज़्यादा आ जाएगा। चाइना तो समझे फिर घर आके बैठ गया ना कि चाइनीज़ प्रोडक्ट तो आपको हर वक्त अवेलेबल है, सस्ते तरीन रेटों में अवेलेबल है। और फिर दुनिया के साथ वो हो रही होगी, फिर चाइना के साथ आप कोलैबोरेशन करें, चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ मिलके पाकिस्तानी कंपनियां खेलें फिर दुनिया के साथ। फिर जिस रास्ते से एक्सपोर्ट हो रही है उससे इंपोर्ट भी तो हो सकती है। ये जो रेकोडिक है, रेकोटेक वही बात है, इतना बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है, लेकिन कोई अच्छी मैनेजमेंट नहीं थी उसकी। तो बस हमें तो मिल के लूट लिया। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट क्या करे, क्या करे गवर्नमेंट? किस मुल्क में बैठ के क्या तकलीफ दे सवाल पूछ लिया इन्होंने हमसे कि गवर्नमेंट क्या करे। इंपोर्ट पे टैक्सेस रिड्यूस करे, बढ़ाए, बाहर वालों को डिस्करेज करे, अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करे। और यही तो प्रॉब्लम है ना कि जब आप इंपोर्ट को बढ़ाते हैं टैक्स को, तो माल तो सारा फिर बाहर से आना है, लोकल सप्लाई बढ़ जाती है। और कोई नया प्लांट लगाने पे तैयार नहीं है कि 2-3 साल लगा के प्लांट बनाए, बीच में गवर्नमेंटें चेंज हो, कोई आके उसको आग लगा जाए, कोई कुछ कर दे, और उसके बाद बैठे हुए हों कि यार अच्छा भला 17,000 में कंप्रेसर तो इंपोर्ट कर लेते थे ना। सेलेक्टिव चीज़ों पे लेते हैं ना, जो लग्जरी इंपोर्ट्स होती हैं उन पे, लग्जरी इंपोर्ट पे जो है वो टैक्स लगा दें। जब उससे टैक्स लगा तो क्या हुआ, वो गाड़ियाँ महंगी हो गई। जब वो गाड़ियाँ महंगी हो गई तो लोकल इंडस्ट्री ने सोचा कि है अब तो हमारा कंपेटिटर कोई नहीं है, इन्हें एवं में महंगी कर दी अपनी कीमतें, 20-20 लाख रुपए चढ़ा दी कीमतें। लोकल जो करे उसको इंसेंटिव दे, उसको 4-5 साल की टैक्स सब्सिडी दें, रिलीफ दें, उसको सस्ता मटेरियल दें, उसको बिजली वगैरह में कोई यूनिट्स में शॉर्टेज दें, उसको कोई मतलब सोलर एनर्जी सपोर्ट करें, सब्सिडाइज तरीके से अवेलेबल करें, मतलब वो शौक से प्लांट लगाए। यस, सैनमा को इस वक्त जो है ना वो टैक्स माफ़ कर दिया, एंटरटेनमेंट सेक्टर को टैक्स माफ़ कर दिया। न्यू टेक्नोलॉजी पे भी सर माफ है। जी, न्यू टेक्नोलॉजी अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई नई प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं पाकिस्तान में, उस पे भी टैक्स माफ। आपको सिर्फ किताबें पढ़ के ऐसा लगता है, यकीन माने मैं बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स मार्केट में लाया हूँ। ये जब अभी आया था ना आईटी की कंपनियाँ, वो इमरान खान का इनिशिएटिव, आईटी पे कोई टैक्स नहीं, मैं एक्साइटेड हो गया क्योंकि मैं नियर पियर तो सारा ही आईटी वाला काम है, मगर ज़बरदस्त हो गया। एक आईटी की कंपनी रजिस्टर कराएंगे, वो नियर पियर सारा कुछ है और टैक्स ख़त्म, ज़िंदगी आसान। तो वो पता लगा कि वो सिर्फ एक किताबी एक वो थी बात थी, एक सिर्फ एक सियासी ऐलान था, असल में इस तरह का कोई मजाक नहीं था। नहीं तो हम कर सकते हैं आईटी की एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट तो हो रही है, ये फ्रीलांसर का भी। आईटी की एक्सपोर्ट यही एक्सपोर्ट हो रही है सर। यहाँ पे वैसे एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। मेरा एक दोस्त है, उनका काम है जीन्स का,
तो वो बता रहा था, कहता बड़ा मुश्किल है आपको, हर काम मुश्किल है। 5-6 साल की कंपनी स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती हैं, इनकम स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती हैं, ऑडिटर रिपोर्ट शो करवानी पड़ती है, फिर जाके आपको नॉर्मली ऐसा होता नहीं है ना सर, एक्सपोर्ट बाइंग हाउस इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो ऑर्डर टेकर होते हैं, उन्होंने आपसे उठाना माल, वो फिर अपने एंड पे आगे से ऐसे ही करते हैं। तो हम सिर्फ सप्लायर बन के रह जाते हैं। ऑर्डर बहुत कम है सर, एक्सपोर्ट बाइंग हाउस की इन्वॉल्वमेंट है, वो ऑर्डर देता है। वरना हमारा बड़ा मज़े का मॉडल था कि देखें, एक गो टू वेबिनार एक लाइसेंस था जिससे हम ऑनलाइन क्लासेस रिले करते थे। उसमें ये ऑप्शन मौजूद है कि बच्चा जाए वेबिनार के अंदर, जब वो उस पर क्लिक करे तो वेबिनार उसको एक जगह लेके जाए जहाँ वो पेमेंट करे। बच्चा पेमेंट करेगा, पेमेंट जाएगी अमेरिका। अमेरिका में उसने एक कंपनी जिसका नाम गो टू वेबिनार है उसको चीज़ पे की। हम उस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करें, गो टू वेबिनार को, उसको हम कहें हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हम अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करें, गो टू वेबिनार वहाँ से हमें पाकिस्तान में पेमेंट करे और वो पेमेंट 1% टैक्स के बाद सारी हमारी हो जाए। कितना खूबसूरत मॉडल बन सकता था। ये इतना सीधा नहीं है। सही तरह से जो पेमेंट जा रही है, जैसे भी तो जा रही है। इधर से भाई, इधर एक बच्चे ने गो टू वेबिनार से लेक्चर परचेज़ किए हैं। मिस्टर गो टू वेबिनार आपने मुझे लेक्चर देने हैं। मिस्टर गो टू वेबिनार ने कहा मिस्टर आतिफ आब्दी आप अपने टीचर्स के हमें लेक्चर दें, हम आगे बेचेंगे। तो मिस्टर आतिफ आब्दी ने अपने टीचर्स के लेक्चर बेचे गो टू वेबिनार को, और गो टू वेबिनार से पैसे ले लिए। अमेरिकन कंपनी से पाकिस्तान में हमने पैसे ले लिए क्योंकि हमने अमेरिकन कंपनी को अमेरिका में उनके पोर्टल पे सर्विस प्रोवाइड कर दी, और उस अमेरिकन कंपनी ने पाकिस्तानी यूज़र को जिसने यहाँ से लेक्चर लेने थे उसने उस अमेरिकन कंपनी से लेक्चर परचेज़ किए। हमने एक्सपोर्ट किया, हमने सर्विस, import कर लिया। हाँ हमने एक्सपोर्ट किया, स्टूडेंट ने इम्पोर्ट कर लिया। फायदा तो आपका ही हुआ, जी, स्टूडेंट को तो इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। स्टूडेंट को उतनी फ़ीस चार्ज होगी जितनी उसे पाकिस्तान में देनी थी, लेकिन वो जो स्टूडेंट हमें पाकिस्तान में पैसे देता है और फिर हम अपनी उस इनकम में से खर्चे माइनस करने के बाद जो हम टैक्स वो करते हैं, या हमें एक मिनिमम टर्नओवर टैक्स या इस तरह की कोई चीज़ देनी पड़ती है, हम उससे बच जाएँ। हम 1% टैक्स दें और सब ओके। हाँ। जैसे और आईटी वाली कंपनी तो बिल्कुल ही मतलब फ्री, अगर इमरान खान का वो विजन हम जहन में रखें, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है। चलो ये तो ये वाली है ना। दूसरी कंपनी जिसको हम पाकिस्तान में ऑपरेट करें, CMATC, देखा कोशिश की जाके, कोई वो उनका मजाक है, ये एमी ड्रामाबाजी है। सर वो डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑडिटर बैठे हैं वो इतने थके हुए बैठे हैं कि उनको यही नहीं पता कि मैंने किस इंडस्ट्री को कौन सा नोटिस देना है। वो बिला वजह कहीं नोटिस आपको डाल देंगे जिसका कोई लॉ से लिंक भी नहीं होगा। मुझे सर ये तो इशू क्या है, अब तो इंडिविजुअल जो है वो लेके बैठे हुए सर्टिफिकेट PESP, वो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है ना, तो वो तो इंडिविजुअल जो है वो असल में वो लेके कैसे बैठे हुए हैं, एक थीम है, बस एक प्रॉब्लम है कि एथिकल चलना है, वहाँ पे हम फंस जाते हैं। वो तो खैर वरना तो फिर ये मजाक करें ही ना, वरना तो फिर हम रसीद ही ना दें किसी को और टैक्स वालों से कहें आपको महीने का 10,000 मिल जाएगा, ख़त्म कहानी। प्रॉब्लम ये है कि हमने एथिक्स को भी फॉलो करना है। हम कहते हैं जब गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटेट किया है कि आप IT कंपनी बनाओ आपको फ्री हो जाएगा, हम उसको अवेल करें, लेकिन पता ही लगा कि वो ऐसे अवेल नहीं होता, उसके लिए कुछ लेन देन करना पड़ता है। और फिर हम अपनी वो स्ट्रेटेजिक इंटेंट्स आउट हो जाते हैं कि जी एथिक्स के दायरे में रहते हुए बिज़नेस जो है ना, तो बस बचत एक ही है, आप खुद मेन सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, वरना बगैर बेईमानी किए बिज़नेस चलाना बहुत मुश्किल है। और मैं मतलब अपना एक एम मानता हूँ कि मैंने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजारनी है कि क्या पाकिस्तान में एथिकल तरीके से एंड तक एथिकल चल के क्या बिज़नेस हो सकता है। इमटेरियल चीज़ों की गुंजाइश है कि अगर बिल्कुल ही कोई LDA वाला आके हमें कहेगी जी ऐसे फ़लाना 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 और हमें समझ आएगा सिर्फ तंग कर रहा है और उसको 500 रुपये लेके जाना है, तो चलो वो एक इमटेरियल चीज़ है, लेकिन बड़े लेवल पे बेईमानी ना हो तो नहीं चलने देते, ये महकमे वाले नहीं चलने देते। ऐसे ही है। लेबर का रिकॉर्ड है, आप नहीं कंट्रीब्यूशन जमा करवा रहे, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहे हो, वो आता है 6 महीने बाद 20,000 देता है, जेब में डालते चला जाता है। हाँ, मैं टैक्स देता हूँ तो मुझे नोटिस आते हैं, जो टैक्स नहीं देता वो सुकून में। इसमें एक मेन चीज़ है ना, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कल को क्वालिफाई करके आते हैं मार्केट में, आप कौन सी ऐसी सर्विस दे सकते हैं जिसको आपको लगे यार बिल्कुल मेरा हलाल है पैसा। आप टैक्स का काम अगर करने जाते हैं या ऑडिट में जाते हैं कर सकते हैं, पता वही बात है कि दूसरे लोग नहीं ना, अब टैक्स दूसरे लोग, अब जैसे हमने किराया देना है, जिनको किराया देना है, किराया अगर एक खास लिमिट से ऊपर हो तो आपको विथहोल्ड करना है टैक्स। जिसको किराया दे रहे हैं उसने कहा भाई ये तुम्हारा मसला है, मैं तो टैक्स देता ही नहीं।
तो अब अगर हम किराया देंगे तो किराए के ऊपर जो उसका टैक्स पड़ना था, जो हमने विदहोल्ड करना था, वो टैक्स हमें गवर्नमेंट को जमा कराना होगा उसकी तरफ से, और वो हमें देगा नहीं। और ऊपर से उसका क्रेडिट सही इसका एक कर लेना, अब विसल ब्लो करे, उसकी प्रॉपर्टी है वो 114 में उसकी रिटर्न आनी चाहिए तो डिपार्टमेंट को। इन्होंने कहा जी आप विसल ब्लो करें, जिनको जाके विसल ब्लो करें वो उन्हीं के दोस्त बैठे हुए होंगे। ये तो सर ये तो रूटीन बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन करेंगे जब तक हो सका, जितना हो सका। हाँ, ये रूटीन के केसेस है। हमारे ऑफिस का रेंट भी ऐसे ही जाता है, वो हमें पे करना पड़ता है क्रेडिट, वो ट्राई करता है बिना वजह का। ऐसा ही आप नहीं जमा करना। अभी ये एसी परचेस करके अंदर के बंदे और फलाना फलाना, उन्होंने कहा जी पेमेंट कैश में होगी। अब एक खास लिमिट से ऊपर आपको वो भी एक्सपेंसिव होंगे। अब 24-25 लाख रुपए से ऊपर आप कैश पे करें, कितनी जालिम बात है। आप यहाँ का 1 मिलियन के आसपास का किराया पे करें और कैश में पे करें, कहाँ से लाएं इतना कैश? बैंक से निकलेगा, तो बैंक में जो आया वो इनकम है, और जो निकला है वो एक्सपेंस है, खास लिमिट से ऊपर अलाउ नहीं होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अपनी रसीदें नहीं शो करनी पड़ेंगी, माइनस करना पड़ेगा। आप जैसे अकाउंटेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा कि बताओ क्या करें। आप भी कहेंगे सर ये चोरी नहीं होती, ये एवेजन नहीं है, ये अवॉइडेंस है, ये ऐसे होता है वैसे होता है। तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीर को अपने सुला देंगे, वो उसको एविल की गोली खिला देंगे, मजबूत वाली गोली, उसे इंजेक्शन लगा देंगे, वो मर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम भी बैठे किसी दिन कह रहे होंगे सिस्टम में मुश्किल है। लेकिन सर तो यही पॉइंट है ना, यहाँ पे इन चीज़ों को सबको देख के ना, अब अगर देखें ना कि यार एज पर मैं इस्लाम या फिर जो सब वाला अगर आप ये लेके चलें, टोटली आपको प्रैक्टिकल नजर आता है। पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं। बस जितना प्रैक्टिकेबल नज़र आता है उतना कर लें, फिर सर एक उतना और तो बात, सब ये बेसिक्स उतना बहुत है। मतलब उससे ऊपर का पैसा तो दीवारों पे लगता है, ज़मीनों पे लगता है, प्लॉटों पे लगता है, अपने काम नहीं आता। अपने काम वही 4-5 लाख रुपए आना है महीने का, इससे ऊपर की नीड ही नहीं है। मतलब एक बंदा महीने में कितना को उजाड़ लेगा? इसमें वो फिर यही है कि जॉब मैं कर सकते इसको इस तरह से भी सोचता हूँ कि जो चीज़ें हमें हमारे मज़हब ने हाईलाइट की हैं वो तो बिल्कुल आपके Absolute है। एब्सोल्यूट है, बिल्कुल। उसमें तो कोई बात नहीं होती। ऐसे ही है। अब एक आपकी इंटरनल गवर्नमेंट है, वही पॉलिसीज बनाने वाली है, उसमें कोई इस्लाम का एलिमेंट कोई नहीं है। हाँ, हम इसको लेकिन मुस्लिम टैक्स गवर्नमेंट आपने नहीं देना कह है, सकते। तो अब कोई हमारी इस्लामिक लाइबिलिटी नहीं है, एक स्टेट की लाइबिलिटी स्टेट के हवाले से हो सकती है कि जी हमें वो देना है। मैं समझता हूँ अगर इसमें समहाउ गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बनाने में अग्रेसिव है या ज्यादती कर रही है और बहुत सारी जगह तो हमें भी पे जालिम हो करती जाना भी है, चाहिए। तो फिर सर इट्स ओके, फिर आप क्या हाँ, करें? फिर फिर- लोग टैक्स असल में देखिए एथिक्स सिर्फ रिलीजियस एथिक्स तो नहीं ना होते, एथिक्स ऑपरेशनल एथिक्स भी तो होते हैं। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, देखिए मैं अगर आज कमा रहा हूँ तो इस मुल्क की वजह से कमा रहा हूँ, चाहे मुल्क की गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, चाहे इस्लाम लागू नहीं है, लेकिन अगर मुझे इस मुल्क ने कमाने का मौका दिया तो इस मुल्क का इतना कर्ज तो है मेरे ऊपर कि मैं इनको टैक्स दूँ। हाँ, टैक्स देते हुए जो लोग मुझे रुकावट डाल रहे हैं, मैं उस रुकावटों को थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर लूँ कि चलो ठीक है उतना टैक्स ना दे पाऊँ, लेकिन कम से कम टैक्स देने की नीयत रखूँ और जितना हो सके आसानी से वो ज़रूर टैक्स दूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कम से कम एक स्टेप जो है वो करना चाहिए। और ऊपर से मतलब फिर टैक्स दे के बंदा हाईलाइट भी बहुत ज़्यादा हुआ होता है। सर आप ऊपर से मेरा है भी सरगोदा का वो RTO, सर ये अब वो उधर तो वो कहते हैं सैलरी वाला इतना हैवी बंदा कहाँ से आ गया, ये इसको पकड़ो, मुझे हर बात पे नोटिस आ रहा होता है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कंपनीज एंड कंज्यूमर की जेब से सेल टैक्स निकलवा लेती है, गाड़ियों के ऊपर ले लेती है या ये बेसिक नेसेसिटी हाँ, ज़बरदस्ती ले लिया तो ले लिया। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे वो बेचने वाला खुद बेचारा अपने पल्ले से डाल रहा होता है सेल टैक्स, वो क्या करे? ऐसे ही। वो वरना उसकी आइटम ही नहीं बिकेगी। तो ये मोबाइल उठा के देख लें, अपने फोन की कोई एक्सेसरीज उठा के देख लें, अभी हाँ, हम हर बेच रहे हैं ऑनलाइन input बेच रहे हैं, अब पल्ले से डालते हैं, क्या करें? जितनी शो करनी है उतना तो पल्ले से डालना पड़ता है। एंड कंज्यूमर नहीं देता, उसको वही प्राइस चाहिए, उसी को वर्क बैक किया हुआ है कि इसमें जनाब वो 1.17 से हाँ, वो 25 करके ये वो price सारा बनेगा। ऐसे ही है। ये है सर, और जेब से जाता है। चलें क्या खैर, करें? अब जो है ना हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए, इनसे देख लेते हैं। उन्होंने बस 2-3 लाइनें की हैं। उन्होंने कहा एजुकेशन और ट्रेनिंग दे गवर्नमेंट, लेबर स्किल्स पे काम करे, कंपनियों के परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज़ करने में हेल्प करे, स्ट्रिक्ट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड सेट करे, अर्ली डिमांड न्यू प्रोडक्ट्स की क्रिएट करें, ख़ुद से परचेजिंग करें, राइवलरी को थोड़ा सा स्टिमुलेट करें, थोड़ा सा अच्छी एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन, कुछ एंटी कम्पिटिटिव और इस तरह की चीज़ें लेके आएँ ताकि एक अच्छा खूबसूरत हेल्दी कंपटीशन बने और इंडस्ट्री में लोग आपस में एक अच्छे तरीके से कम्पीट करें। तो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर 2, जिसमें इतनी गहराई नहीं थी, जिसमें हम गहराई में उतर गए, लेकिन कोई बात नहीं। हमने इससे पहले बहुत ज़्यादा
सफ़े भी एक एक दिन में पढ़े हुए हैं, तो अब हम ज़रा थोड़ा सा अब स्ट्रेटजी पे आ गए हैं, तो उसको अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आप पेपर में केस स्टडी को बैठ के देख रहे हो तो आप उसको फिर अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करें इन सारी डिस्कशन के तहत। तो अब अगले 2-3 हफ्ते बड़े इंटरेस्टिंग है जिसमें हम स्ट्रेटजी के ऊपर सारी बातचीत कर रहे होंगे। फरवरी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह करे आप लोग इसी तरह से आते रहें और अल्लाह करे आप लोग भी बहुत ज़्यादा फासले तक ना पहुँच जाएँ। अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आज 1 फरवरी है, ठीक है, तो आपने देखना है कि आपने लेक्चर कब सुना। हाँ, अगर आप अगले सेशन में सुन रहे हैं तो आप 1 फरवरी को रेजोनेट कर सकते हैं 1 अगस्त के साथ। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।